आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की जो अप्रैल की मंथली सीरीज चल रही है उसकी लास्ट वीडियो होगी। इकोनॉमिक का आधा पार्ट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, आधा पार्ट इसमें हो जाएगा। पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि मैंने लास्ट की जो शॉर्ट न्यूज़ वाली ये नहीं करवाई है। देखो शॉर्ट न्यूज़ की ना मैं जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की एक वीडियो प्लस में, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने की एक वीडियो करके 2 वीडियो में पिछले 6 महीने के सारे शॉर्ट न्यूज़ निपटा दूंगा। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इससे। ठीक है, देखो हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, उस दिन इकोनॉमी के मैंने पीछे से कुछ टॉपिक कवर किए थे, पीछे की साइड से। आई थिंक यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक, स्पेशल ड्राइंग राइट से लेके अटल इनोवेशन मिशन तक हो गया था। जो बच्चे हुए हैं ये सारे के सारे मैं आप कर दूंगा। सीक्वेंस यहाँ ध्यान रहे, सीक्वेंस में पीछे की साइड से स्टार्ट करूँगा। यानी कि पहला टॉपिक हमारा WTO पीस क्लोज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको। और यहाँ से नीचे से चलते हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फाइनल वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखना और रिव्यूज़ देना मुझे इसके। ऑलराइट, थैंक यू। WTO पीस क्लॉज। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया ने इन्वोक किया है पीस क्लॉज। इन्वोक करने का मतलब होता है आवाहन देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़। UPSC के अंदर ये क्वेश्चन WTO पीस क्लॉज से रिलेटेड, और ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड सवाल पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आएंगे, भविष्य में भी आते रहेंगे, क्योंकि इंडिया का ट्रेड के रिगार्डिंग W के साथ जो ये इशू है ये बहुत टाइम से है और आगे भी कुछ टाइम तक वो रहने वाला है। बहुत ही प्यार से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। जितना ध्यान से सुनोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हुआ क्या है ना, इंडिया ने WTO को इन्फॉर्म किया कि भैया हमारा जो राइस का प्रोडक्शन था वो इतने बिलियन हुआ था। कितना? 43.67 बिलियन US डॉलर का हुआ था 2018 और 19 में। हम लोगों ने उसमें सब्सिडी दी थी, वो 5 बिलियन डॉलर की दी थी टोटल मिला के, जो कि कितना बनता है? जो कि बनता है 11.46% टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, यानी कि 5 बिलियन जो है वो 43.67 का 11.46% है, 11.46% है। ठीक है, तो इंडिया ने फिर पीस क्लोज को इन्वोक किया साथ में WTO को। क्यों इन्वोक किया? इंडिया ने बोलना चाहा कि देखो भैया, देखो WTO ने ना एक लिमिट लगा रखी है, ठीक है, 10% की डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, किस बारे में? जिन कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को साइन किया हुआ है WTO के अंदर, तो WTO ने बोला हुआ है देखो भैया आप सब्सिडी जो देते हो ना उसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो उन्होंने बोला है कि देखो दोस्तों, आप जितनी सब्सिडी दोगे अपनी कंट्री के अंदर, स्पेशली एग्रीमेंट के अंडर फार्मर्स को, उससे क्या नुकसान होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया अपने फार्मर को 1000 रुपये के ऊपर, मान लेते हैं अगर 1000 रुपये का एक बंद फार्मर ने राइस का प्रोडक्शन किया, इंडिया बोलता है कि भैया 800 रुपये की हम आपको सब्सिडी दे देंगे, आपको 200 रुपये का खर्चा पड़ा बस फार्मर को। फार्मर को 200 रुपये की चीज़ पड़ गई, फार्मर ने 200 रुपये की चीज़ को मार्केट में जाकर 400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, फार्मर को 200 रुपये का फ़ायदा भी हो गया, 200 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट गई। ठीक है, फार्मर तक का काम खत्म। अभी 400 रुपये की चीज़ आगे जाके श्रीलंका के अंदर 700 रुपये की बिक जाती है। ठीक है, 700, अब श्रीलंका वाले की प्रोडक्शन हो रही है 1200 रुपये की। ठीक है, वहाँ श्रीलंका की कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उनको इंडिया से मिल रहा है 700 रुपये का, तो वो तो कहाँ से लेंगे? वो इंडिया से लेंगे, उनके जो फार्मर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे। इससे क्या हो रहा है? इंडिया जो अपनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था फार्मर को, उसके कारण क्या कर रहा है? ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया ने सब्सिडी तो दी थी कि हमारे फार्मर को फ़ायदा हो जाए, उसके कारण नुकसान क्या हो गया? ग्लोबली जो ट्रेड थी ना दूसरी कंट्री के साथ, इंटरनेशनल जो रिलेशन था वो डिस्टॉर्ट हो गया है। तो WTO ने क्या किया कि लिमिट लगा दी, बहुत सारी कैटेगरीज बना दी। उसमें उसने कहा कि जो ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% सब्सिडी दे सकती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, ये देंगी 10% के आसपास तक सब्सिडी। और जो बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं उनको बिल्कुल ही छूट कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया कि आपको जितनी सब्सिडी देनी दो, क्योंकि आप वैसे इतने गरीब देश हो, आपको फ़ायदा करवाना पड़ेगा अपने फार्मर्स का। अब इंडिया ने क्या कहा था, इसके लिए ना एक लिमिट होती है। इंडिया को बोलता है कि भैया जो आप 10% की भी हमको छूट दे रहे हो ना ये भी कम है। क्यों? क्योंकि WTO ने एक बेस ईयर बना रखा है 1986 से 88, उस साल में जो टोटल वैल्यू थी ना उस टाइम की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की 2 साल की, उसके बेस के ऊपर आप 10% दोगे। अब 10% की बात करो, 10% किसका बेस है? उन 2 सालों में जितना भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, उसका बेस है 10%। इंडिया का ये कहना है कि भैया आपने वो 10% भी हमको कम बता रखा है कि हमारी उस टाइम पे प्रोडक्शन थी ही नहीं, अब हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हमको अब इसमें नुकसान हो रहा है, हम दे ही नहीं पा रहे सब्सिडी। तो इंडिया ने बहुत टाइम से इशू चल रहा था। तो WTO क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करो, TFA साइन करो। इंडिया बोलता है कि भैया कुछ तो हमको दो यार, आप ट्रेड फैसिलिटेशन भी साइन करवा रहे हो, जिससे क्या होगा, दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग होंगे वो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो इंडिया वालों का इम्पोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम रहेगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है, हम आपको ये जो 10% वाला है ना, 1986 और 88 वाला,
इसको हम लोग इसमें आपको ना एक एग्जाम्पशन दे देते हैं कि आप जो सब्सिडी दोगे ना वो अपने पब्लिक स्टॉक पाइलिंग्स के ऊपर, यानी कि जो आपने खाना इकट्ठा करके रखा हुआ ना, तो अनाज वगैरह जो FCI वगैरह हमारा जो अनाज इकट्ठा करके रखता है उसके ऊपर आप सब्सिडी दे सकते हो इतना। ये एग्जाम्पशन कर दिया। कब किया था? बाली की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर कर दिया। फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है, आपने हमको पब्लिक स्टॉक पाइलिंग्स के अंदर एग्जाम्पशन दे दिया, तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम आपका TFA साइन कर लेते हैं। भारत ने 2016 के अंदर TFA साइन किया था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड यानी कि व्यापार, फैसिलिटेट करना मतलब उनको इजी वे आउट प्रोवाइड करना, ईज ऑफ डूइंग जो होता है ना ट्रेड का, वो एक एग्रीमेंट था, वो साइन कर दिया। ठीक है, तो क्या और इंडिया पीस क्लोज का क्या करेगा? उन्होंने कहा कि देखो जब भी आपकी जो सब्सिडी होगी ना आप 10% से ऊपर दोगे तो आप पीस क्लोज को इन्वोक कर देना, ताकि पता चल जाए कि भैया आपका प्रोडक्शन जो था वो इतना हुआ था, उसमें आपने 10% से ज़्यादा सब्सिडी है। तो इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी गई पीस क्लोज की। तो इंडिया ने उसको इन्वोक किया है। ठीक है, जो राइस का प्रोडक्शन था, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो था ना, बहुत सारा जो हम लोगों को स्टॉक पाइल में से यूज़ करके देना पड़ा है सिटीजन्स वगैरह को, इसके कारण इंडिया ने अपनी कुछ रिपोर्ट सबमिट की थी। हालांकि डेटा जो है 2018-19 का है। ठीक है, लेकिन अभी इसको इंडिया ने यूज़ इसलिए भी किया क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो है ना, इंडिया ने एक्सक्यूज़ दिया है इसी बात का कि भैया हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है और हमको मे बी फ्यूचर में भी क्या जरूरत पड़ जाए हम लोगों को इस बात की। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पीस क्लोज इन्वोक करने का मतलब क्या होता है। अब जब मैं बोल रहा था कि उन्होंने कहा था कि कुछ कैटेगरीज बना रखी है जहाँ जहाँ पर आप सब्सिडी दे सकते हो, जहाँ जहाँ पर आप सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होता है राहत देना। ठीक है, LPG के सिलेंडर्स होते हैं, उस पर राहत मिलती है ना BPL वालों को। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है क्योंकि चेंज होता रहता है। कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको एक गैस का सिलेंडर पड़ता है 800 रुपये का। ठीक है, और एक BPL फैमिली वाला होता है, उसको सिलेंडर का क्या करना पड़ेगा, उसको पहले 800 रुपये देने पड़ेंगे पूरे। ठीक है, फिर सरकार उसको 50% सब्सिडी देगी, यानी कि 400 रुपये जो होंगे सरकार उनको रिटर्न कर देगी। वो 400 रुपये डायरेक्ट उस इंसान के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तो उस इंसान को 400 रुपये का पड़ा। ये होती है सब्सिडी। ये गवर्नमेंट राहत देती है, क्यों करने के लिए? अरे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए देती है। तो वही फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है। तो इंडिया ने कहा कि हमारी थोड़ी सी एक्सीड हो गई थी, तो हम लोग पीस क्लोज को इन्वोक करते हैं। क्योंकि पीस क्लोज को इन्वोक नहीं करोगे तो क्या होगा, जो वो एक्ट है ना, जो हमारा एग्रीमेंट है, उसको आप वायलेट कर रहे हो। आप 10% से ऊपर जा रहे हो। और वो कौन से ग्रुप में पड़ते हैं? अब उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी। इनको ट्रैफिक लाइट की तरह समझ के चलना है। एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स। एम्बर ने कलर ही होता है जो येलोइश ब्राउन होता है। जैसे आप जो ट्री होते हैं ना, पेड़ का एक गोंद निकलता रहता है ना, आपको पता है एक स्टिकी सा सब्सटेंस निकल रहा था पेड़ में से, गोंद का सा कलर का, वो एम्बर कलर होता है। तो इनको ट्रैफिक लाइट की तरह समझो। अभी ग्रीन बॉक्स में वो कैटेगरी है, एक्चुअल में डब्बा नहीं है, ये कैटेगरी है। ग्रीन बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर वो सब्सिडीज़ होती हैं जिसमें जो कि ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा होता है, जो विश्व के स्तर पर जो व्यापार हो रहा होता है, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रही होती, उसको ख़राब नहीं कर रही होती। आप कितने ही सब्सिडी दे सकते हो इसके अंदर। इतना डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये पूरा कहानी वाला टॉपिक है। इसको मैं वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं समझा रहा हूँ। इसको अगर मैं वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा ना, आप लोग पागल हो जाओगे। ये आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप इसको नोट डाउन करना, लेकिन इसको कहानी की तरह समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को। तो एक तो हमारी ग्रीन लाइट होगी, एक हमारी ब्लू लाइट होगी, एक हमारी एम्बर लाइट होगी। एम्बर लाइट को आप लोग रेड लाइट की तरह समझ के चलो। जैसे ट्रैफिक की लाइट होती है ना, रेड लाइट रोक देती है। तो ग्रीन लाइट के अंदर आप कितनी भी सब्सिडी दे सकते हो। ब्लू बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या कहा कि उसको येलो लाइट मान के चलो, मीडियम बीच में ला रख दिया। एम्बर के यानी रेड के और ग्रीन के बीच में ला रख दिया ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में क्या करता है, प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा लिमिट लगा रहता है। यानी कि आप सब्सिडी जो दे सकते हो, मान लो कह देगा कि भैया 1 टन तक आप सब्सिडी दे सकते हो, 1 टन से ऊपर होगा वो बिना सब्सिडी का होगा आपका। आप अपने फार्मर को उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दोगे। ठीक है, सब्सिडी नहीं देनी क्यों मना कर रहा है WTO बार बार? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होता है वो डिस्टॉर्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए WTO मना करता है सब्सिडी देने के लिए। और ये एम्बर वाला जो होता है, एम्बर वाले के अंदर इसने डी माइनस लगा दिया। अब डी मिनिमस क्या होता है? डी मिनिमस देखो यहाँ पर डेफिनेशन है। डी मिनिमस वो मिनिमल अमाउंट होती है डोमेस्टिक सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो घरेलू आप उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं ना, तो कितना लगा रखा है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कितना है? 5% है। ये डी मिनिमस होता है। ये किसके ऊपर है? ये एम्बर वाले ग्रुप के ऊपर है। ठीक है, यही सब इस टॉपिक के अंदर था। बाकी जितना लिखा हुआ है ना, सब कुछ तुम जैसे ही रीड करोगे ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताइएगी। पर मैं ये सोचता हूँ कि इस वाले टॉपिक को मुझे आपको इसी तरीके से समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पीस क्लोज देखो, इन्होंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था ना वो लास्ट में लिखा है। मुझे ये वाला टॉपिक के अंदर लगा कि विजन ने थोड़ा सा अरेंजमेंट इस टॉपिक में थोड़ा गलत किया है। ये पीस क्लोज वाला पॉइंट इनको सबसे ऊपर लिखना चाहिए था। जो बंदा पहली बार पढ़ेगा ना, जो बच्चा एस्पिरेंट, वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएगा, एक बारी में समझ ही नहीं आएगा उसको ये टॉपिक। पढ़ लेते हैं, ये वाला 3 पॉइंट अच्छे ही पढ़ लेते हैं। जो पीस क्लॉज है वो प्रोटेक्ट करता है एक डेवलपिंग कंट्री को उनके फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंदर अगेंस्ट द एक्शन जो कि WTO मेंबर्स ले सकते हैं इन केस आपने जो सब्सिडी की सीलिंग है उसको ब्रीच किया तो। ठीक है,
ये वो भी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन बॉक्स की डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्शन और अदर सब्सिडी एक्शन अंडर द WTO एग्रीमेंट और सब्सिडीज काउंटर वेलिंग मेजर्स। काउंटर वेलिंग क्या होता है, देखो काउंटर वेलिंग एक वो ऑफसेट होता है जो कि किसी भी पहले कोई चीज़ का इफेक्ट होता है ना, उसको काउंटर कर देता है इक्वल फोर्स के साथ, ठीक है। अंडर द प्रेजेंट पीस क्लॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो WTO की जो प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ है ना, वहाँ पर भी फार्मर को बिना किसी डिस्प्यूट के प्रोवाइड कर सकते हैं सब्सिडी। तो यानी कि अगर आपने पीस क्लॉज इन्वोक कर दिया, कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिना किसी डिस्प्यूट के आप सब्सिडी को प्रोवाइड कर सकते हो, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन देखो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर ना 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। मार्केट का एक्सेस देना होता है आपको, और फिर डोमेस्टिक सपोर्ट देना होता है, फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ होती हैं, 3 कैटेगरीज होती है। इन्होंने इसमें दे नहीं रखी, और वो इतना लंबा टॉपिक है, इसमें समझा नहीं सकते। मे बी वो आ ही जाएगा, 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक टकरा ही जाएगा, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं ऊपर वाले टॉपिक पे 3.8, जो कि है नेगेटिव ऑयल प्राइसेस। तेल की जो कीमत थी वो नेगेटिव में चली गई थी। अब भैया नेगेटिव में जाने का मतलब क्या हुआ, कोई कीमत पॉजिटिव में है, कोई कीमत नेगेटिव में, तो हुआ क्या है, कीमत नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में आज प्राइस जो पेट्रोलियम की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो मैं जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाऊंगा ना, तो मुझे पेट्रोल पंप वाले को 70 रुपये दे के 1 लीटर पेट्रोल नहीं लेना है। पेट्रोल पंप वाला मेरे को पैसे देगा, जो भी नेगेटिव में प्राइस चल रहा है, मान लो 70 का चला गया नेगेटिव प्राइस, वो मुझको देगा, भैया ये लो 70 रुपये और ये लो पेट्रोल और जाओ। यानी कि मेरे को पेट्रोल भी मिल रहा है और मुझको 70 रुपये भी मिल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था नेगेटिव ऑयल प्राइसेस के अंदर। हालांकि ये सिर्फ एक दिन के लिए था, और -$40 के आसपास, 37 समथिंग गया था, तो उसको 40 मान के चल रहे हैं, -$40 US के आसपास प्राइस नीचे गिरा था पर बैरल। ध्यान रहे, एक बैरल की कीमत, ठीक है। अच्छा, बैरल वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। UPSC मेरे ना कॉलेज में एक जो वो थे हमारे वाइस प्रो चांसलर, वो किसी ज़माने में UPSC के ही उसमें कमीशन में काम करते थे। तो उन्होंने हमें एक बार सेशन क्लास में पढ़ाते हुए ये क्वेश्चन पूछा था कि एक बैरल में कितना लीटर आता है, तो हमें पता नहीं, तो उन्होंने बताया था कि ये क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। वो जब UPSC में थे, जब रिटायर होने के बाद तो कॉलेज में आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक ज़माने में क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में। तो एक बैरल के अंदर 119.24 लीटर्स आते हैं। UPSC में क्वेश्चन आ चुका है पहले, ध्यान रहे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ है कि नेगेटिव ऑयल प्राइस गए। इसको मैं डिटेल वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, थोड़ी पिछली वाली थोड़ी बोरिंग थी, इसकी अगली वाली वो थोड़ी सी बोरिंग आएगी। ये नेगेटिव ऑयल प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। US का जो ऑयल मार्केट है उसने हिस्ट्री क्रिएट की थी 22 अप्रैल 2020 को, जब उनके जो प्राइस थे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, डरना मत बिल्कुल भी कि क्या होता है, अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो WTI का जो बेंचमार्क है ना, ये एक बेंचमार्क होता है, उनका जो प्राइस था वो भैया माइनस में चला गया था, 40.32 US डॉलर में। न्यूयॉर्क के अंदर जो कि अभी तक का सबसे कम जो गिरा हुआ प्राइस है वो ये है। अच्छा, एक इमेजिनेशन करो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इमेजिन करना है क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ वर्ल्ड मैप। यहाँ हमारा रशिया है, ये रशिया लिख दिया, यहाँ हमारा इंडिया है, ये इंडिया लिख दिया, यहाँ पर हमारा मिडल ईस्ट है, ठीक है, ऊपर हमारा लिख दिया मैंने यूरोप, यहाँ पर मैंने लिख दिया कनाडा, ठीक है, कनाडा के नीचे मेरा USA के नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्राज़ील। आइडिया लगा लो कि मैंने मैप बनाया है, इमेजिन कर लेना। देखो भैया, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक तो मैं भैया भैया बोलता हूँ ना, मुझे खुद राहुल गांधी की याद आ जाती है। अरे ओहो, चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये है मेरा कनाडा, ये है मेरा US, ये है मेरा ब्राज़ील, ठीक है, ये है मेरा यूरोप, और ये है मेरा मिडल ईस्ट, ये है मेरा रशिया, ये है मेरा इंडिया, ठीक है। अब मुझे कलर वही लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बात करते हैं WTI की। तो देखो US का जो रीजन है ना, यहाँ पर आता है WTI बेंचमार्क का, यानी कि यहाँ से जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करेंगे ना, वो WTI एक बेंचमार्क होता है, वो डिसाइड करता है वहाँ से कितना प्राइस लेना है हम लोगों को। यूरोप के अंदर भी एक होता है, इसी तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर भी एक होता है, ठीक है, उसको जिसको हम OPEC भी बोल देते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, दुबई ऑयल प्राइस भी बोल देते हैं। ये वाला, ये 3 होते हैं। इसको अब आप ना WTI के नाम से या फिर और ये दुबई के नाम से मत मान के चलो, लोकेशन के नाम से मान के चलो, ठीक है। ये यूरोप वाला मान के चलो, ये मेडिटेरेनियन सी के रीजन में पड़ता है। ये यूरोप वाला, ये USA वाला मान के चलो, और इसको दुबई वाला मान के चलो। कंट्री के नाम से लेके चलोगे आपको समझ आसानी से आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ समझना है। तो जो WTI वाला यानी कि जो USA वाला है ना, इसी के प्राइस डाउन गए, इसी बेंचमार्क के। यहाँ इस रीजन से जो ऑयल आता है यूरोप वाले से, उसका प्राइस नहीं गया नीचे, या फिर जो ये दुबई वाले रीजन से जो आता है उसका प्राइस भी नीचे नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ US वाले जो बेंचमार्क था ना, उसका प्राइस नीचे गया था। अब हम पूरी कहानी देखते चलेंगे कि कैसे प्राइस नीचे गया है।
ग्लोबली विश्व के स्तर पर जो प्राइसेस होते हैं वो डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करोगे आप किसी ऑयल का कितना प्राइस होना चाहिए। क्रूड ऑयल, अच्छा क्रूड ऑयल क्या होता है, हम लोग जो गाड़ी में डालते हैं डीजल पेट्रोल, वो तो रिफाइन होने के बाद फाइनल स्टेज पे होता है। हम जो ज़मीन से निकालते हैं ना एकदम ब्लैक सा निकलता है, एकदम वो प्योर लिक्विड भी नहीं होता, उसमें कुछ बहुत कुछ होता है, लाइक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लैक कलर का होता है बिल्कुल क्रूड ऑयल। उसकी फर्दर उसको हीट करते हैं, कहीं पे फ्रीज़ करते हैं, कहीं रिफाइन करते हैं, कहीं फ़िल्टर करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स के बाद फिर निकल के आता है। एक जगह पेट्रोलियम निकलता है उसमें से, फिर उसमें से डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो तो क्रूड ऑयल होता है, वो बिल्कुल हम जो रॉ निकालते हैं ना ज़मीन में से, वो ठीक है। अनलाइक एनी अदर कमोडिटी। अब कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी होती हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि व्यापार की जो वस्तु होती है ना, तो बाकी जो व्यापार की वस्तु होती है उनकी तरीके से ही जो ग्लोबली विश्व के स्तर पर कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है। सप्लाई और डिमांड को देखो ध्यान से, हमारे जो मार्केट में आप लोग सुनते हो कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि भैया सप्लाई जो होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, और डिमांड बहुत बढ़ जाती है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, सप्लाई हो गई कम, तो प्राइस क्या करेगा, बढ़ जाएगा एकदम से, ठीक है। यहाँ पर ऑयल के प्राइस में क्या हुआ था, ऑयल के प्राइस में माइनस प्राइस जो था वो नेगेटिव में क्यों चला गया, सप्लाई तो आए जा रही है, यानी कि तेल वालों के पास तो तेल आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, पेट्रोल पंप के पास खरीदने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेगा पेट्रोल पंप वाला, वो सोचेगा यार थोड़ा पैसे कम कर दूंगा तो कोई तो ले ही जाएगा, तो प्राइस को कम कर देते हैं। इसी कारण ऐसा ही कुछ हुआ रहा था, हम वो जानेंगे वो क्या हुआ था एग्जैक्टली, जिससे कि हमारा जो प्राइस था इतना कम करना पड़ा कि हमको दुकानदार को बोलना पड़ा कि भाई मुझसे ले जा पैसे और प्लीज़ मेरा तेल ले जा, मेरे यहाँ से स्टोरेज है इसको खाली कर दे। ये देखते हैं हम लोग। ग्रोइंग इकोनॉमीज़, जो बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था की जो इंजन्स हैं वो जनरेट करते हैं डिमांड फॉर ऑयल, यानी कि जो भी कंट्री डेवलप कर रही है उसकी डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रैवल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी इकोनॉमीज चल रही है, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज है, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, तो ऑयल की कंजम्पशन बहुत हाई हो रही होती है। वहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने गुड्स और मटेरियल जो भी प्रोड्यूसर्स के, कंज्यूमर्स के, वहीं से हमारे जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ती है। दूसरी साइड सप्लाई जो होती है क्रूड ऑयल की वो मेजरली कंट्रोल करते हैं कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ हैं और ग्रुप्स हैं। देखो सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है, कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया इन्होंने ओपेक। ओपेक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहानी इंपॉर्टेंट नहीं होगी कि WTI का प्राइस नीचे क्यों गया था, कहानी इंपॉर्टेंट होगी कौन रेगुलेट करता है। ओपेक, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो भी कंट्रीज पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा पहले यहाँ पे ओपेक के बारे में जानेंगे, छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आए दिन ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। ओपेक एक परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएट कहाँ पर हुई थी, बगदाद के कॉन्फ्रेंस में 1960 में। अब बगदाद क्या है, बगदाद इराक की कैपिटल है, ध्यान रखना चाहिए, और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, ठीक है। अफगानिस्तान की क्या है, काबुल। तो ओपेक के अंदर 13 मेंबर्स हैं, इसमें ईरान, इराक, वेनेजुएला वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। ओपेक के जो मेंबर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड का 82% ऑयल रिजर्व, पूरे विश्व के अंदर मान लो 100 ऑयल रिजर्व है फॉर एग्जांपल, तो 82 कहाँ पे है, वो जो ओपेक की 13 कंट्रीज है ना उनके कंट्रोल में है। 2018 के अंदर ओपेक के जो मेंबर्स थे उन्होंने 41% टोटल वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना उसका 41% जो था वो सिर्फ और सिर्फ ओपेक के मेंबर्स ने ही किया था। रशिया में भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, चाइना के भी कुछ पार्ट्स में होता है, यूएस में भी होता है ऑयल प्रोडक्शन। ओपेक कंट्रीज भी एक ग्रुप है, ठीक है, यूरोपियन नेशन में भी होता है। ओपेक और नॉन ओपेक, ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है ना, कुछ कंट्रीज है जिन्होंने ओपेक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने ओपेक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। तो इन सभी नेशंस ने, इसमें 10 अदर कंट्रीज थी, उसके अलावा रशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, उन्होंने एक एग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया था 2016 के अंदर जॉइंटली, ताकि वो प्रोडक्शन को थोड़ा सा कट करेंगे, यानी कि प्रोड्यूस करना कम करेंगे, क्यों, ताकि जो प्राइस है ना उसको सबको स्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है। और इस ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं वियना ग्रुप और ओपेक प्लस ग्रुप। ध्यान रहे 2016 के अंदर ओपेक प्लस नॉन ओपेक कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट पे बात की थी कि हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करेंगे ताकि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज कर ले, मोटिव किया था स्टेबलाइज करना। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकली ओपेक, जिसको लीड कौन करता है, सऊदी अरेबिया, वो काम करता था एज अ कार्टेल एंड फिक्स प्राइसेस इन द फेवरेबल बैंड, ठीक है, और इट कुड ब्रिंग डाउन प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग द ऑयल प्रोडक्शन। अब यानी कि काम क्या करना है इनको, इनका काम है कि भैया जहाँ पर प्रोडक्शन वो क्या कहते हैं ज़्यादा करनी है, क्यों, ताकि प्राइस को स्टेबल करना है। प्राइस फिर ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड ये है कि प्रोडक्शन को कम करोगे तो स्टेबल हो जाएगा, तो प्रोडक्शन को कम करेगा। लीड कौन कर रहा है, सऊदी अरेबिया। ओपेक का बेसिक सा काम है कि प्राइस को स्टेबलाइज करेगा, प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, हर एक कंट्री को उनका रेस्पेक्टिव एडवांटेज और बेनिफिट मिलता रहे।
रिसेंट पास्ट में ओपेक जो काम कर रहा था वो 10 अदर कंट्री के साथ काम कर रहा था, जिसमें रशिया, ओपेक प्लस थे। इन सब ने फिक्स करने थे ग्लोबल प्राइस और सप्लाई। 10 जो स्टेबिलिटी होगी ऑयल प्राइस की वो बहुत सीमलेस होगी। ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल डिमांड ऑफ ऑयल, यानी कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि ग्लोबली विश्व के स्तर पर कितनी डिमांड होगी ऑयल की। एबिलिटी ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू एक्ट इन कंसॉर्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, यानी कि कंसॉर्ट मतलब बातचीत करके, उनकी एक एबिलिटी है कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आपस में बातचीत करके प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है, ताकि प्राइसेस जो हैं वो सारे के सारे स्टेबल रहें। अब अगर ये सब इतना अच्छे से होता है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, तो भैया फिर प्राइस नेगेटिव में कैसे चला गया? देखो ये जो प्लंज है, प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है, इन द नेगेटिव टेरिटरी, यानी कि जो ग्राफ होता है हमारा, ऐसे होता है ना हमारा ग्राफ, इसके ऊपर प्राइस वाइज यहाँ होता है, तो कहते इसने जो नीचे की तरफ जो डुबकी लगाई ना नेगेटिव साइड में, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है, तो नीचे जो डुबकी लगाई है, आगे क्या लिखा हुआ है, इसको एट्रीब्यूट करते हैं हम सप्लाई और डिमांड के दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। सप्लाई की बात करते हैं तो ओपेक प्लस का जो एग्रीमेंट था ना, उसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच। हालांकि न्यूज़ में चल ही रहा था कि रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच ये ऑयल वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल वॉर, यानी कि सऊदी अरेबिया ने रशिया को बोला था कि भैया आप थोड़ा सा प्राइस की ये जो ऑयल की प्रोडक्शन है इसको कम करो ताकि प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए। रशिया ने बोला कि भैया देखो मेरी इकॉनमी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होती है, अगर मैं कम करूँ तो मेरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। सऊदी अरेबिया ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो हम तुमको सबक सिखाते हैं। सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल के प्राइस और भी नीचे कर दिए, यानी कि इतने रिक्वायर्ड थे उससे बहुत नीचे कर दिए। अब क्या हो गया, लोग इधर से खरीदने लग गए, डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ती नजर आई, सब रशिया को होने लग गया नुकसान। अब रशिया को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही था, इतना कर ही रहे थे तब आ जाती है डिमांड फैक्टर, यानी कि लॉकडाउन, कोविड-19 आ जाता है मार्केट बाजार के अंदर। अब क्या हो गया, डिमांड ही बंद हो गई। सऊदी अरब ने प्राइस कम किया, उनका थोड़ा सा बढ़ा, रशियन दिक्कत में आने लगा, इतने में कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन आ गया, यानी कि डिमांड थी वो भी नीचे आ गई, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्रास्टिकली बहुत सारे डिक्रीज हो गई डिमांड के अंदर, जिससे एक प्रॉब्लम जो थी ना वो कंपाउंड हो गई। एक जो प्रॉब्लम थी वो सडनली बढ़ गई, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऑयल के अंदर ऐसे दिक्कत आएगी। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल, लगातार सप्लाई तो हो ही रही थी ऑयल की। अच्छा सप्लाई क्यों नहीं बंद की जाती है? ऑयल की सप्लाई को कभी भी बंद करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत हैवी कॉस्ट लगती है, यानी कि कुछ समय तक ऑयल प्रोड्यूसर जो हैं वो नेगेटिव प्राइस झेल लेंगे, आपको पैसा देकर आपको तेल दे देंगे, वो झेल जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे सेटअप को बंद करना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बंद करना, उनका सारा ट्रांसपोर्ट, उनकी डिगिंग वगैरह वो रुक जाता है ना, उसकी कॉस्ट बहुत बहुत हैवी होती है। तो प्रोडक्शन को रोकने के लिए ही सब कुछ किया जाता है कि प्रोडक्शन रुकना, सप्लाई कम नहीं हो सकती, हम लोग सप्लाई को कम करना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसी कारण क्या था कि कंटिन्यूस सप्लाई हो रही थी, ठीक है, और लेकिन डिमांड में स्लंप आ गई थी, स्लंप मतलब गिरावट आ गई थी, जिससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, पूरे वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज पड़ गई स्टोरेज की, क्योंकि देखो फ्लाइट बंद हो गई है, गाड़ियाँ बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है, ऑयल का कंजम्पशन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऑयल की सप्लाई तो बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रिफाइनरीज वगैरह जो चल रही हैं, जो डिग कर रही है ऑयल को, क्रूड ऑयल को, वो तो बंद नहीं हो रही हैं। तो क्या कर रही हैं, मान लो श्रीलंका का कोई एक ऑयल का शिप आ रहा था यूएस से, तो श्रीलंका ने क्या बोला उस शिप को, बोला कि भैया अंदर वाले स्टोरेज तो अभी तक खाली हुए भी नहीं है, तुम ऑयल को कहाँ निकालोगे, ठीक है, तुम ओशन में खड़े रहो और शिप को तुम एज ए स्टोरेज यूनिट यूज़ कर लो, क्या कर सकते हैं, दोबारा खाली होकर जा तो सकते नहीं। यही हो रहा था, वर्ल्ड वाइड स्टोरेज के स्पेस की शॉर्टेज पड़ने लग गई थी, क्योंकि सप्लाई तो लगातार आ रही थी। इसी बैकग्राउंड के अंदर एक इवेंट अनफोल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जान लेते हैं। एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बाय और सेल करता है स्पेसिफिक कमोडिटी को, क्वालिटी, यानी कि आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ठीक है, आप आज की डेट में ले रहे हो, जैसे हम जून में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं जून में उस कॉन्ट्रैक्ट को लूँगा कि भैया मुझको जुलाई और अगस्त के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देना है, उस डेट के हिसाब से मुझको इतना ऑयल लेना होगा और इतनी उसकी कीमत सेट होगी। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। WTI का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो अप्रैल के अंदर 23 अप्रैल को, मई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि मई का कॉन्ट्रैक्ट 23 अप्रैल को कैसे एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये फ्यूचर की डेट पर बनाए जाते हैं, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, इन्वेस्टर जो थे ना, जिनके पास मई का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कह रहे थे कि भैया डिलीवरी ऑफ ऑयल तो हो नहीं रही है और मैं नया ऑयल ले नहीं सकता, अब क्या करोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गया ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता तो ऑयल ले रहे होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, लॉकडाउन लग गया है, ऑयल की आगे बिक्री नहीं हो रही है, तो अब उन्होंने कहा कि भैया अब तो मैं ऑयल ले भी नहीं सकता। बस यहीं से वहाँ पे बात स्टार्ट होती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रोडक्शन को हम शट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होगा, तो आप एक काम करो, दोनों के लिए, जो होल्ड करते थे वो भी, जो डिलीवर करते थे वो भी, उन्होंने कहा कि भैया 40 रुपीज़ पर बैरल के हिसाब से हम आपको दे देंगे, हमसे तेल भी ले जाओ और हमसे $40 बैरल प्राइस भी लेके चले जाओ। यहाँ से आती है शॉर्टेज। बस आपको कहानी में इतना ही जानना था, है इतनी लंबी कहानी। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भैया ओपेक क्या है, ठीक है, और अब इंडिया के क्रूड ऑयल की प्रोफाइल क्या है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल के अंदर। ये प्योर डेटा है, प्योर स्टेटिस्टिकल डेटा है, रटा होना चाहिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। जो मैं आपको बताता रहता हूँ ना बार बार, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एक्चुअल में उस पॉइंट को नोट डाउन करके रख लिया करो। ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपको ऐसा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, ये भी पूछ भी सकते हैं भैया नेगेटिव ऑयल प्राइस कैसे गए थे, तो भी लिखना पड़ेगा। नहीं पूछा, क्या पता इकोनॉमी का कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, क्या पता इंडिया का एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्या पता इंडिया का डेवलपमेंट का कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन का कर रहे हो, मेंस के वो ऐसे के अंदर कोई ऐसा टॉपिक कहीं टकरा गया आपका, कितना अच्छे से पॉइंट आप लिख सकते हो ना यहाँ पे, आपको पता होगा तो इसलिए बोल रहा हूँ। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑयल का, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल का रिफाइनर है, ठीक है, जो भी नेट एक्सपोर्ट और रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडिया का जो ऑयल कंजम्पशन का जो ग्रोथ रेट है ना, वो एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि जो मिड 2020 यानी कि यही जून जुलाई अगस्त के अंदर ये चाइना को भी सरपास करेगा। और जो इंडिया की एनर्जी जो डिमांड है ना, वो डबल हो सकती है 2040 तक। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। इंडिया हैविली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर और एलएनजी, यानी कि एलएनजी का जो इंपोर्ट होता है ना, ग्रेटर देन 80% इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर क्रूड ऑयल एंड 45.3% ऑफ नेचुरल गैस। नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट के अंदर मतलब सोना लिखा हुआ है, समझ लो मेंस के आंसर के लिए। 70% जो इंडिया के इंपोर्टेड एनर्जी नीड्स होती है ना, वो आती हैं वेस्ट एशिया से और जीसीसी से। जीसीसी क्या होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो मिडल ईस्ट वाला रीजन होता है ना, इससे 34% जो होता है इंडिया के ऑयल का इम्पोर्टेंट। मैं रीड कर रहा हूँ इसको, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, तो मैं यही बोल देता हूँ, ये तो पॉइंट आपको यार सीधे सीधे नोट करके लिखने हैं। अभी इंडिया के 5 टॉप क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर, इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये बॉक्स पूरा का पूरा बहुत कीमती बॉक्स है, दोनों ही। ऊपर वाला तो क्या है, रिपीट बहुत होगा। ओपेक के बारे में तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, कोई ज़रूरी नहीं, सब समझ लो, बाद में इंट्रोडक्शन में कहीं पूछा जाए तो लिख देना। ओपेक के बारे में आप पढ़ते रहोगे रिवाइज हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको सिर्फ नोट डाउन करके सीधा रख लो, आपका काम हो गया। ये हमारा अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर 3.7 एक रिपोर्ट आई है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के ऊपर। इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर हो गए, वर्कफोर्स हो गई, एम्प्लॉय हो गई, इन सब के ऊपर एक कोड है, ठीक है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? 2 टाइप की कमेटी होती है पार्लियामेंट में, एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट बनी होती है किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए। भैया फाइनेंस के लिए बनी हुई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी हुई है, एस्टिमेट कमेटी बनी हुई है, ये सारी परमानेंट कमेटी है, बना के रख दिया है। बस इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो लेजिस्लेटर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कमेटी फिक्स है। एक होती है एडहॉक कमेटी कि भैया कोई पर्टिकुलर काम आ गया है उसको हैंडल करने के लिए, जैसे अभी पेंडेमिक आया था तो क्या पता कोई कमेटी बनाई हो, न्यूज़ में मैंने तो अभी ऐसे कोई पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी बाद में क्या पता कोई न्यूज़ में आए कि क्योंकि पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं था ना अभी, तो जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो क्या पता कोई एडहॉक कमेटी बने, भी सारा का सारा रिव्यू किया जाए लॉकडाउन वगैरह और पेंडेमिक को। तो थोड़े टाइम के लिए बनती है एडहॉक, मतलब टेम्परेरी बनती है, जैसे उसका पर्पज़ फुलफिल होता है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन लेबर के ऊपर एक कमेटी है परमानेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019। न्यूज़ में क्यों है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में लास्ट ईयर, पिछले साल 2019 के अंदर। कोड जो है उसकी इंटेंशन क्या है? सबस्यूम करेगा, सबस्यूम वर्ड का मतलब होता है नियमों के अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टैंडर्ड ऑर्डर एक्ट 1946, और इनमें से कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस होंगे उन सबको कंसोलिडेट कर देगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये भैया एक कोड बनाने की बात की जा रही है, बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, मिला करके उनमें जो अच्छा है उन सबको एक बनाने की, फिल्टर करने की बात की जा रही है, रिपीटेड चीज़ें उनको दूर हटाने की बात कर रही है। ये रिमूव करेगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस, अथॉरिटीज़ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो अवेलेबल सेफ गार्ड्स हैं और वेलफेयर लेबर के लिए उन सबको वापस उनको मेंटेन करेंगे। जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, डुप्लीकेशन हो रहा है, उन सबको रिमूव कर देंगे। कोड के अंदर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे, ताकि जो लेबर के जो लॉज हैं ना उन सबको इन्फोर्स करने में, लागू करने में आसानी हो, जिसके कारण क्या होगा? इंडस्ट्रीज के रिलेशन बहुत बेटर होंगे और प्रोडक्टिविटी हमारी हाई हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है? इट वुड प्रमोट सेटिंग अप मोर एंटरप्राइजेस, और भी ज़्यादा हम लोग एंटरप्राइजेस सेटअप कर पाएंगे इसी के चीज़ के कारण, ठीक है। जस्ट कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। कैटलाइजिंग का मतलब क्या होता है? ये वो निकल गया है कैटलिस्ट वर्ड से। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी आप रिएक्शन में डाल दो ना, किसी भी कोई 2 केमिकल का रिएक्शन हो रहा है उसमें कैटलिस्ट डाल दो तो उस रिएक्शन का रेट को बढ़ा देगा। उसी तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो ये क्या करेगा? मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट करेगा कंट्री के अंदर।
की रिकमेंडेशन क्या है रिपोर्ट की, ज़्यादा फोकस होगा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के ऊपर। एक सेपरेट और एक्सक्लूसिव चैप्टर होगा जो आउटलाइन क्या करेगा, पार्टीज़ के, दोनों पार्टीज़ के राइट, यानी कि एक तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब के इंडस्ट्री रिलेशंस के, ठीक है, उससे जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके कन्वेंशन हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों के ही राइट के। ILO कुछ बात बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा होता है, तो बार बार कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होते हैं। उन्होंने कहा कि एक सेपरेट और एक्सक्लूसिव चैप्टर लिखेंगे जहाँ पर दोनों के ही राइट्स की बात की जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि ईज होगी एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्पेशली व्हेन इज अप्लाइड टू मोर देन वन स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह चेंज करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। जो डोमेस्टिक सर्विस होती हैं उसमें इंक्लूड करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज होती है ना हमारी, उसकी डेफिनेशन को कहाँ पर ऐड करेंगे, डोमेस्टिक सर्विस के अंदर, ठीक है। बेसिक चेंजेस है लेकिन ये याद होना चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बट काम का है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनअप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन, देखो स्पेसिफाइड टर्म्स है एम्प्लॉय और वर्कर। हर एक एम्प्लॉय जो एक वर्कर है और एक उसी की तरह वैसा एक वर्कर एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय एक वर्कर है। इट रेफर टू द प्रीवियस रिपोर्ट्स विच वुड डिफरेंशिएट लीड टू मोर कन्फ्यूजन एंड हैड आल्सो वन यूनिफॉर्म वर्ड। कहना ये चाह रहा है कि कहीं पर देखो यार ये होता है जब आप लॉ पढ़ते हो ना, जो लोग लॉ पढ़ते होंगे, अगर आप में से कोई लॉ पढ़ रहा है उनको पता होगा लॉ जैसी चीज़ के अंदर ना सिनोनिम एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग और फर्म जो होंगे दोनों का मतलब हिंदी में देखोगे तो मजबूत ही होता है, लेकिन अगर लॉ पढ़ रहे हो ना तो स्ट्रॉन्ग की अलग डेफिनेशन होगी, फर्म की अलग डेफिनेशन होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ऑलरेडी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, इन सब के सबको सही करो, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करके एम्प्लॉय है, वर्कर एम्प्लॉय है, कभी कहीं कुछ यूज़ होता है, अब एम्प्लॉय को कोई एडवांटेज दे दिया, वर्कर को कोई एडवांटेज नहीं दिया, कहीं वर्कर को दिया, कहीं एम्प्लॉय को नहीं दिया, कन्फ्यूजन है वो सबको दूर करो। फर्दर जो बाकी के स्टेक होल्डर्स जो हिस्सेदार हैं, जैसे स्कीम वर्कर हो गए, गिग वर्कर हो गए, और जो भी वर्कर एंगेज अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर में, उन सबको इंक्लूड किया जाए इन द रिकमेंडेड यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय सर्कल। यानी कि इन लोगों को भी, ये जो इतने टाइप के वर्कर्स होते हैं ना, इनको एम्प्लॉय या वर्कर किसी भी कैटेगरी में जो भी आपको सही लग रहा है, एक करना है, अलग अलग करना है, लेकिन इन सबको भी एक कैटेगरी के अंदर डालो आप। अच्छा, गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर होते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो जैसे कि आपके घर में पेंट करने वाले आते हैं, तो पेंट करने वाले जो है गिग वर्कर्स होते हैं। आप किसी भी इंसान को बोलते हैं हाँ भाई तुम ठेका लेते हो पेंट करने का, ठीक है भैया हमारा घर है, इतना स्क्वायर फीट एरिया पड़ेगा, इसका कर दो। अभी इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट होता है, ये फॉर्मल में काउंट नहीं होता है, लेकिन वो गिग वर्कर्स होते हैं, तो उन सबको भी कैटेगरी में डालो। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ अ नीड टू इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्टिव एंड प्री एम्प्टिव प्रोविजंस। ऐसे प्रोविजंस हम लोग लागू करें जिसमें हम लोग ये मेंशन करेंगे कि जो कंडीशंस हैं और एरियाज़ हैं ना जहाँ पर एम्प्लॉय FTE सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकते हैं, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी जिनके भी अंडर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोविजन सेट करने पड़ेंगे कितने टर्म तक आप इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनौपचारिक सेक्टर, अनौपचारिक बोलेंगे क्या, अनौपचारिक तो इनफॉर्मल होता है, अनऑर्गेनाइज को आप अनऑर्गेनाइज ही समझ के चलो, हिंदी में मत घुसो ज़्यादा। एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए जो क्लियरली स्पेल आउट करेगा कि क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे प्रोविजंस की, जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की जा रही है। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या होता है? ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण। भैया शिकायतों के निवारण के लिए भी तो आप कुछ बात करो ना, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पेंट करने वाले होते हैं, घरों में पेंट करके जाते हैं, घरों में कारपेंटर काम करते हैं, भैया इनको अपने एम्प्लॉयमेंट में, इनको अपने काम के तरीके में शिकायत होती है, इनकी शिकायतें कहाँ सुनोगे आप? तो इनके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाओ। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है उनका वो द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स शुड बी रिड्यूस टू मैक्सिमम 6 मंथ्स। इनका 3 साल का जो टाइम पीरियड है ना इसको रिड्यूस करके एक तो 6 महीना करो। फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो विमेन को भी, ठीक है। टू फर्दर एमिकेबल सॉल्यूशन, एमिकेबल मत का मतलब था फ्रेंडली सॉल्यूशंस के लिए। ट्रेड यूनियन के बारे में उन्होंने कुछ बात की है, जो वर्कर्स होते हैं सपोर्ट फॉर द ट्रेड यूनियन शुड बी वेरीफाइड थ्रू सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट रखो जिससे आप वेरीफाई करो कि जो वर्कर्स हैं वो सपोर्ट करते भी हैं ट्रेड यूनियन को या नहीं करते हैं। बाकी बेसिकली जो भी होगा ये सीक्रेट बैलेट ज़रूरी है, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ सीक्रेट बैलेट, तो आपको पता होना चाहिए क्या कुछ है ये ट्रेड यूनियंस के लिए। स्ट्राइक्स, वही कहना चाह रहे हैं जो रिक्वायरमेंट होगी नोटिस टू गो ऑन स्ट्राइक मस्ट बी मेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वही कहना चाह रहे हैं अगर आप स्ट्राइक पे जाना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पब्लिक यूटिलिटी जो है ना, जैसे सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी मैटर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस को और ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर को, उन सबको एक नोटिस जाना चाहिए कि आप जो है स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हो, ताकि इन चीज़ों का, ये जो बेसिक एसेंशियल यूटिलिटीज़ होती है, इनका कोई वेस्टेज ना हो। ले ऑफ क्या है? वेन एवर देर इज क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कोई ले ऑफ यानी कि कुछ बंद करना है, जो वर्कर्स की जो वेजेस होंगे यानी कि जो उनकी आमदनी होगी, जो उनको पैसा देना होगा ना,
वो आपको एक्सटेंड करना होगा 45 डेज़ तक। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कि भैया अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, ये अर्थक्वेक वगैरह आ गया, पैंडमिक लग गया, तो 45 डेज़ तक का आपको उनको पेमेंट देना होगा। ये आपको एग्रीमेंट में साइन करवाना होगा। रीस्किलिंग फंड क्या है? ये दिस फी शुड बी ट्रांसफर टू स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द प्रोसीजर फॉर द अपग्रेडेशन ट्रेनिंग ऑफ रीट्रेंच वर्कर्स बी क्लियरली स्प्रेड आउट। देखो, रीट्रेंच का मतलब होता है कुछ ऐसे छांटे गए वो होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप उनको लेस कॉस्ट के अंदर उनकी स्किल्स और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में प्रोविजन सेटअप करोगे, ठीक है। हर एक को आप इतनी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हर एक के लिए वो रिक्वायर नहीं होता है। छांटे का मतलब आपको देखना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटी है सीखने की या नहीं है। अब एक इंसान ऐसा है जिसने ज़िंदगी भर आज तक सिर्फ पत्थर ही तोड़े हैं, आप उसको बोलो कि हमको तेरी स्किल ट्रेनिंग करेंगे, अभी तो 50 साल का है, तेरे को हम कंप्यूटर की स्किल ट्रेनिंग करेंगे, फिर तुम्हारी इंडस्ट्री में काम करना। इट इज़ वेरी हेक्टिक जॉब, ठीक है। तो आपको रीट्रेंच करना पड़ेगा, छांटने पड़ेंगे पहले लोग। ये वाला पॉइंट आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अगेन बॉक्सेस के अंदर तो विजन बहुत अच्छी बात ही बताता है, अच्छा है। सेलिएंट फीचर है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के। डेफिनेशन ऑफ वर्कर, इंडस्ट्री एंड स्ट्राइक, इनको अमेंड किया गया है। सेपरेट डेफिनेशन दी गई है एम्प्लॉय और वर्कर की, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट उसको डिफाइन किया गया और इंक्लूड किया गया कैटेगरी के अंदर। एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर में ये क्या क्या उसमें आया है पता। ये वाला पॉइंट जो है मुझे लगता नहीं पूछेंगे, और पूछ सकते हैं कि क्या क्या सेलिएंट फीचर है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 के, क्योंकि अभी रिसेंटली लेबर लॉज को अबॉलिश करने की बात चल रही थी ना, तो कुछ स्टेट ने किया था, कुछ ने फिर अपना जो डिसीजन था उसको वापस रोल बैक कर लिया था। तो हाँ भैया आ सकता है कि क्या क्या सेलिएंट फीचर है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की। ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगा, ठीक है, और उसको सपोर्ट होना चाहिए 75% से ज़्यादा वर्कर्स का ऑन द मस्टर रोल इन एन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मस्टर रोल का मतलब होता है एकत्रित होना, ठीक है। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एकत्रित होने के लिए उनको कम से कम 75% लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर वो 75% लोगों का सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, ठीक है, तो नेगोशिएटिंग काउंसिल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर नेगोशिएशन, यानी कि नेगोशिएट करने के लिए एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा फिर अलग से। डिस्प्यूट होंगे जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल आप समझते हो ना, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री कह रहा हूँ पॉलिटी पढ़ी होगी, उनको पता होगा ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। एक ट्रेड यूनियन और एक फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस में बी रिकॉग्नाइज एट द सेंटर ऑफ स्टेट ट्रेड यूनियन बाय द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन, यानी कि सेंटर के लेवल के ऊपर ट्रेड यूनियन है, स्टेट के लेवल के ऊपर ट्रेड यूनियन, इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कौन? सेंटर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखो आगे ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बॉडीज ओनली द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वुड वर्क इन द एडजुडिकेटिंग बॉडीज टू डिसाइड अपील। किसी को कोई शिकायत केंद्र वगैरह की जाने की जरूरत है तो इनके अपने ट्रिब्यूनल्स होते हैं, आप वहाँ पर अपील उनकी सुन सकते हो। नोटिस पीरियड, एक रिक्वायरमेंट, एक नोटिस पीरियड देना होगा आपको 14 डेज़ का, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अगर आप स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हो और लॉकआउट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 14 डेज़ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आता है 3.6 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। मैं आपको लोगों को अगर कोई बीच में से वीडियो देखने लगा है उसको बता देता हूँ कि हम लोग ये जो टॉपिक्स हैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? कोई खास रीज़न नहीं है, बस लेके चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, हमको टॉपिक कवर होना चाहिए, दैट्स इट। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, देखो जब सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर देती है ना, सिंपल सी बात ये होती है उसके ऊपर थोड़ी सी रेगुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ गवर्नमेंट को अपनी रूलिंग और गवर्नेंस कुछ तरीके से करना होता है कि वो उनको रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया था कि जो बैंकिंग का जो इंडस्ट्री है ना, बैंक सिस्टम पूरा का पूरा, उसको उन्होंने PUS डिक्लेयर किया, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। कब तक के लिए? 6 मंथ्स के लिए, यानी कि लास्ट कब तक करेगा? 21 अक्टूबर। ये 2021 नहीं है, ये 21 अक्टूबर डेट की बात कर रहे हैं, 21 अक्टूबर इसी साल 2020 तक। और ये कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर ऐसा किया जा सकता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता क्या है? देखो, ये वो बिजनेस होते हैं जो एंगेज करते हैं सारे के सारे जो बेसिक सप्लाई एसेंशियल्स होते हैं ना, जितने भी गुड्स सर्विसेज होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो डेली के लिए और नेसेसरी होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, सिटीजन जो होते हैं गवर्नमेंट के। अब एग्जांपल हमको देंगे अगर तो रेलवेज़ हो गया, वाटर हो गया, गैस सिस्टम, ये CNG LPG टाइप की चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, बैंकिंग भी हो गया। अब इसके अंदर बैंकिंग को उन्होंने 6 मंथ्स के लिए किया है, लेकिन एग्जाम्पल देख के आप समझ गए कि एसेंशियल सर्विसेज होती हैं। सेक्शन 2 क्लॉज N है IDA का। IDA क्या है हमारा? ये वाला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये एम्पावर करता है, इससे गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में IDA के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है, उसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट
PSU PUS पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। कब तक के लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बाय यूजिंग अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन पास करके। इससे क्या होता है, पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। आईडीए ने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की, जैसे कि रेलवे सर्विसेज या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लोग पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए, या फिर बाय एयर सर्विस इन और कनेक्शन विद वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट्स और डेक, ये जो हमारे वो होते हैं ना ओशियन के कोस्ट के ऊपर जो पोर्ट वगैरह होते हैं, यानी कि शिप्स वगैरह की बोर्डिंग के लिए, उन सब के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी ऐसा सेक्शन और वर्किंग ऑन विच सेफ्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और वर्कमैन एम्प्लॉयड देयर में डिपेंड, ऐसा कोई भी सेक्शन जहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर मैटर करती है वो भी इंक्लूड होता है। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस होती है। इंडस्ट्री जहाँ पर पावर, लाइट और वाटर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, जैसे कि हमारे हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ये सब। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के, ये हम लोग आएंगे, पहले ये वाला नीचे वाला सेक्शन कवर कर लेते हैं, इधर वाला, ठीक है। अच्छा छोटा सा ही है तो टॉपिक, चलो ओके। इम्पैक्ट क्या होता है जब बैंकिंग सर्विस को आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दोगे, तो सेक्शन 22 क्लोज 1 जो है आईडीए का, वो ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर है वो स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किए बिना। अगर आप स्ट्राइक पर जाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, ये भी ध्यान रहे। विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग, अगर आपको स्ट्राइक पे जाना ही है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा 6 वीक बिफोर, यानी कि 1.5 महीना पहले। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, या तो 14 डेज में देना पड़ेगा, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ द स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस एज अफोर्सेड। सिंपल सी बात है, कंडीशन लिख रखी है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग वगैरह होंगे उनके 7 डेज के बाद में भी। सिंपल सी बात है, कुछ सिमिलर सी कंडीशंस होती हैं लॉकआउट फैसिलिटी के अंदर। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बैंकिंग को क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि अभी लॉकडाउन की सर्विस आ गई ना, अभी लॉकडाउन लग गया है पैंडेमिक के दौरान, तो बैंकिंग वाले लोग स्ट्राइक वगैरह पे ना चले जाएं, ये ना बोल दे कि यार हमारे को यार लॉकडाउन के अंदर छुट्टी नहीं मिल रही है वाला फलाना, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में इसको ऐड कर दिया गया है ना। इसलिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट जो होगा इस क्वेश्चन के अंदर जानना, वो ये जानना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में। मेजर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वो होती है जो डील करती हैं सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज के साथ, जिसमें क्या होता है हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी की जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना, ट्रैवल करना, ठीक है, लाइट पानी, ये सब की फैसिलिटीज़, इसलिए कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेंगी। तो ये PUS के अंदर आ जाता है हमारा। मोनोपोली पोजीशन, पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइज जो होते हैं उनको जनरली एक मोनोपोली दी जाती है अपने पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो सके उनकी, ठीक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की, अब आप बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है, RBI रेगुलेट करता है। ये नहीं कि भाई आप दूसरा RBI खड़ा कर दोगे, आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के अंदर, ये कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है, आप ये कह दो कि नहीं हम एक और सिस्टम खड़ा कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक यूटिलिटी जो है वो कंसर्न करती है, उनमें बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे रेलवेज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ दीज सर्विसेज, इन सबको एक्सपेंड करने के ऊपर ना कॉस्ट का रिडक्शन होता है। पब्लिक का रेगुलेशन, पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स जो होती हैं वो जनरली क्रिएट की जाती हैं स्पेशल लेजिस्लेशन के द्वारा, यानी कि स्पेशल कानून के द्वारा क्रिएट की जाती हैं पार्लियामेंट के और या फिर स्टेट के, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, और उसमें कुछ स्पेशल पावर भी एंडाउन की जाती हैं, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ताकि अपना वो एफिशिएंटली सर्विसेज को मेंटेन करके रखें। प्राइसिंग पॉलिसी, जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है इन सर्विसेज की, वो जनरली गाइड की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अलाउ किया जाता है ताकि उनकी जो एफिशिएंसी और एक्सपेंशन है सर्विसेज का मेंटेन रहे। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, इतना कुछ टफ है नहीं इस वाले पार्ट में। लॉकआउट क्या होता है, ये लोगों ने बोला था यहाँ पर लॉकआउट के लिए भी कुछ कंडीशंस के अंदर। तो लॉकआउट की डेफिनेशन क्या दी आईडीए ने, आईडीए ऐसे डिफाइन करता है कि कोई भी टेम्परेरी क्लोजिंग होगी ना किसी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जहाँ पर रोजगार वगैरह चलता है उसको टेम्परेरी अगर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर काम को सस्पेंड करना पड़ेगा, या फिर एम्प्लॉयर का रिफ्यूज़ल होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, और जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो सारे के सारे लॉकआउट कंडीशन में आ जाएंगे। स्ट्राइक को कैसे डिफाइन किया आईडीए ने, cessation of work by a body of person employed in any industry acting in the combination or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any। यार ये तो ना प्रॉपर की प्रॉपर डेफिनेशन है। ये वाला जो पार्ट होता है ना आपको कहाँ लिखना होता है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी आप मेंस के आंसर राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐसे एकदम टू द पॉइंट अगर आप डेफिनेशन लिख पाते हो दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। अच्छा एक टॉपिक अब इसके ऊपर है,
मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। कभी कभी मैं कुछ टॉपिक्स को ना स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इनकी टॉपिक्स की ना अच्छी एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे चैनल के ऊपर गिवन होती है। तो मेरा ये मोटिव है कि अगर मैं उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको मना कर दूँगा। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी का टॉपिक आप कहाँ से देखोगे? गूगल इसके यूट्यूब पर जाके लिखना स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी स्टडी IQ, अंकित अग्रवाल की वीडियो है, 50,000 करोड़ का जो आया था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो पूरा रिकॉर्डिंग कर दी थी, बाद में मैंने इसको डिलीट किया। मुझे लगा कि अगर बेटर वर्जन वो है तो पीपल शुड गो डायरेक्टली वॉच दैट वीडियो। सिर्फ ये एक टॉपिक की बात है, बाकी हम सारे करेंगे। अच्छा, अब जो टॉपिक हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे 3.3 से, ठीक है, और फिर ऊपर के 2 टॉपिक बच जाएंगे हमारे। 3.3 से अब हम आगे की तरफ चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा था कोविड-19 और पॉवर्टी। कोविड-19 आपको पता है बीमारी का नाम है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो कोविड-19 के कारण गरीबी क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो क्या है, प्रेजेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है गरीबी के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। ये रिपोर्ट का नाम है, आपको पता होना चाहिए किसने रिलीज़ किया है, UNU ने। किसके ऊपर रिलीज़ की है? कोविड-19 और ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में। इंडिया ने एस्टिमेटेड 812 मिलियन पुअर पीपल हैं। ध्यान रहे, कितना अच्छा डेटा, आप लिख सकते हो, देखो याद कर सकते हो, जिसमें जो कि इंक्रीज़ हो सकता है 915 मिलियन। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का जो पैंडमिक है इसके दौरान गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शंस हैं इस रिपोर्ट के, और एक का प्रोजेक्शन है, वर्स्ट केस सिनेरियो के प्रोजेक्शंस है, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है ना, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, वो है $3.2 अ डे, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो ये 2 लाइनें तो हाँ अच्छी हैं, ये अपने शॉर्ट नोट्स में आप सेव कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या होता है कोविड का, ठीक है, लार्ज स्केल इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसमें उसके अराउंड उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 400 मिलियन वर्कर्स जो हैं इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, वो और गरीबी की तरफ धकेल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ कोविड, लॉकडाउन, पैंडमिक के कारण जॉब लॉस होगा इतने लोगों का, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के जो मेजरमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, इसमें बहुत सारे लाखों, हज़ारों, करोड़ों में तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लाखों की संख्या के अंदर जो वर्कर्स होंगे वो अपने रूरल एरियाज़ के अंदर लौटेंगे। देखो ये अप्रैल की न्यूज़ है, हम इसको रीड कर रहे हैं जून के फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। तो ये उस टाइम का वो है, एनालिसिस, अजम्पशन है। क्वांटिटी ऑफ वर्क के अंदर डिक्लाइन होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट्स और नंबर ऑफ आवर्स में भी डिक्लाइन होगा, कितनी देर आप काम कर रहे हो, कहाँ कितने दिनों तक काम कर रहे हो। वेजेस के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो ले ऑफ, मतलब लोगों को निकालने की बजाय उनकी वेजेस को काट लेंगे कि भैया ठीक है आपकी सैलरी काट लेते हैं, जब भी लॉकडाउन वगैरह खुलेगा हम आपको सैलरी के साथ दोबारा से ज्वाइन करा लेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उसके रीज़न क्या है? डिक्लाइन होगा इनकम में ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग खुद ही एम्प्लॉयड थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिव तो सारी के सारी रुक गई है, उसके कारण स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। सप्लाई में, डिमांड सप्लाई के अंदर बहुत सारा का सारा डिसरप्शन आया हुआ इसी कारण। डोमेस्टिक रेमिटेंस के अंदर, डोमेस्टिक रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? वो लोग जो इंडियंस हैं लेकिन बाहर जाके बाहर दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में अर्न करते हैं, जो भी पैसा वो वहाँ से अपने घर भेजते हैं, वो सारा का सारा रेमिटेंसेस बुलाता है, उस पैसे को रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में भी तो सेम सिचुएशन है ना। Many people just above the poverty employed in the gig economy working are at a risk of slipping into poverty। gig economy क्या होता है? देखो, मैंने एक टॉपिक में पहले गिग वर्कर्स के बारे में बताया था, ठीक है। आप कह सकते हो कि जैसे कि जो अपने ही लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं ना, इनफॉर्मल सेक्टर में अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं हमारे फ्रीलांसर्स कहते हैं एक टाइप का, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर फ़र्क ये हो जाता है, स्किल्ड वर्क आ जाता है, और अगर गिग वर्कर की बात करते तो उसमें स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड दोनों आ जाते हैं। देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सेफ्टी नेट, जैसे कि सेविंग्स और इंश्योरेंस कवर। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वहाँ पर सेविंग्स और इंश्योरेंस जैसी कोई खास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसके कारण जो पुअर होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं जिनके बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इंक्रीज इन दी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है जितना जेब में है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाना, ठीक है। तो जो पुअर हैं अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली शहरों के अंदर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, दे आर हाईली वल्नरेबल का मतलब होता है वो बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक है। और इस डिजीज़ के सामने वो ऐसे कंजेस्टेड सेटलमेंट्स के अंदर रहते हैं जहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी सर्विसेज होती है, सोशल डिस्टेंसेस नहीं है, खाने का अच्छा नहीं है, लॉकडाउन वगैरह है, फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी, तो दे विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। इम्पैक्ट है दिस इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू वर्क एंड ऑल्सो इन्वाइट्स हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू इलनेस एंड नीड टू टेक केयर ऑफ सिक हाउस होल्ड मेम्बर्स। देखो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि
फैसिलिटी उनके पास होगी नहीं, जॉब होगी नहीं, पैसे होंगे नहीं, लेकिन अगर कोई उनके फैमिली मेम्बर वगैरह कोई बीमार पड़ जाएगा तो इवन उनको हॉस्पिटल में ले जाने तक के उनके पास पैसे नहीं होंगे। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जो है वो उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा प्राइसेस का, कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। स्कूल्स के कारण क्या होगा कि फूड जो बच्चे मिड डे मील्स वगैरह लिया करते थे ना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो सारा का सारा प्रोग्राम हो नहीं पाएगा गरीब बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो बंद होंगे इस टाइम पर। इकोनॉमिक डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का? जो भी राइज इन एम्प्लॉयमेंट होगा ना और फॉल इन इनकम होगा, देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी जब राइज करता है तो ऑब्वियस ही बात है इनकम में फॉल होता ही है। तो उसके कारण क्या होगा, स्पेंडिंग और कंजम्पशन, यानी कि कितना आप खर्च कर रहे हो और कितना आप ले रहे हो, दोनों के अंदर डिक्रीज आएगा। जो लेटेस्ट डेटा है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का, देखो कितना अच्छा डेटा आप नोट कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो वीक एंड हुआ था ना May 3 पर, उस टाइम पर इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 27.11% गिर गया है। मैनी पीपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर वुड बी अफेक्टेड बाय फॉलिंग प्राइसेस, क्योंकि जो डिक्लाइन हुआ है ना डिमांड, अर्बन एरियाज़ के अंदर डिमांड ही डिक्लाइन हो गई है, जब मूवमेंट नहीं हो पा रही है, पीपल आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द पैकेज्ड फूड मोर रादर देन बाइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज, क्योंकि देर इज़ अ फियर दैट द वायरस कैन बी इन्फेक्टिव वाया वेजिटेबल्स एज वेल। और गवर्नमेंट ने बहुत जगह पर ऐसे सिचुएशंस में वार्न भी किया था कि ओपनली जो लोग वेजिटेबल्स बेच रहे हैं इन लोगों से आप ना लें, क्योंकि देर इज़ अ रिस्क, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन पुअर वुमेन, ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि कोविड-19 के जो लॉकडाउन था उसके कारण क्या होता है कि बर्डन बहुत बन जाता है, स्पेशली जो बच्चों की केयर, क्योंकि सारे के सारे घर पे होते हैं, ठीक है, प्लस में स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं, तो डिजीज़ की जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, उसके कारण सबको घर में रहना पड़ता है। एंड देन द प्रेशर ऑन द हाउस होल्ड पीपल, स्पेशली जो हाउस मेकर्स होती है फीमेल्स, उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। विमेन आर मोर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, क्योंकि उनका जो लार्जर शेयर होता है ना हेल्थ केयर सेक्टर्स में, वो विमेन का है, स्पेशली जो नर्सेज वगैरह होते हैं उनका। दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, देन दे आर कमिंग बैक टू देयर होम, सो देयर इज़ अ हाई चांस दैट दे कुड कैरी द इन्फेक्शन। और ऑल्सो वुमेन फेस हायर लाइकलीहुड डोमेस्टिक वायलेंस। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई थी, मैंने आई थिंक सोशल इश्यूज़ वाले में डिस्कस किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा एक न्यूज़ है, अपने आप में बड़ी है ये। देखो ऐसे ही होता है, वहाँ पर ही फुल न्यूज़ है, यहाँ पर बस एक पॉइंट यूज़ किया जा रहा है, तो सारे के सारे जो आंसर्स होते हैं ना आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जो मोस्टली अफेक्टेड होंगे लॉकडाउन के कारण, जैसे कि जो फीमेल वर्कर्स वाला सेक्टर होता है, ठीक है। सम ऑफ द फीमेल्स दे आर बेसिकली कंप्लीट द सोल ओनर्स एंड द अर्नर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड्स, तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ इससे डेवस्टेट हो सकती है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। अच्छा, चैलेंजेस से पहले ऊपर वाला ये बॉक्स है ना, सिचुएशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्वैन क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ये एक ग्रुप है वॉलंटियर्स का जो कनेक्टिंग द रिलीफ टू वर्कर्स स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। जो भी माइग्रेंट्स वगैरह थे ना, जो दूर दराज में जो ये हमारे माइग्रेंट लेबर्स वगैरह थे जो रह गए थे, स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या, छूट गए थे, इधर उधर बिखर गए थे, अपनी जगह से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने एक सर्वे किया था कुछ 11,159 के आसपास वर्कर्स का, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स रिवील किए थे। फैक्ट्स क्या थे हम लोग ये जान लेते हैं, हमारे लिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 74% हैड लेस देन हाफ देयर डेली वेजेस, ठीक है, रिमेनिंग टू सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ द लॉकडाउन पीरियड। जितनी भी उनकी डेली वेजेस की आमदनी थी ना, सपोज करते हैं एक आदमी एक दिन में 300 रुपये कमाता है, हालांकि इतना कमाते भी नहीं थे, 200 रुपये कमाता है, तो कहते हैं कि 74% लोग ऐसे थे जिनका पूरे लॉकडाउन पीरियड के लिए उनके एक दिन की जो कीमत है यानी 200 रुपये थे, उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे कि वो पूरा लॉकडाउन पीरियड 100 रुपये निकालेंगे, तो इतनी बुरी हालत थी। 89% को अभी तक उनके एम्प्लॉयर्स ने लॉकडाउन के लिए वेजेस दिए ही नहीं थे, कुछ की सैलरी जो थी पेंडिंग थी। रेट ऑफ हंगर जो था ना, वो रेट ऑफ रिलीफ से भी ज़्यादा। रेट ऑफ रिलीफ मतलब किस तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्राइवेट में कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, NGOs कर रहे हैं, तो उसका रेट इतना हाई नहीं था जितना रेट हंगर का हाई बढ़ता जा रहा है। देखो दिन में आपको 3 बार तो नॉर्मली खाना चाहिए ही होता है, बेसिक सी बात है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु सेड दे हैव लेस देन 1 डे ऑफ राशंस इंक्रीज, ऐसे लोग जिनका ये कहना था कि हमारे पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा हुआ है, उनकी जो परसेंटेज थी वो सडनली इंक्रीज़ हो गई 36%, ठीक है, लॉकडाउन के थर्ड पीरियड के अंदर ही। और जो जिनको गवर्नमेंट से राशन रिसीव्ड हुए थे ना, वो इंक्रीज़ हो गए 1 से 4% तक, थर्ड जो वीक डाउन लॉकडाउन का थर्ड वीक था उसके अंदर। ये सारा का सारा डेटा जो था ये स्वैन ने एक सर्वे किया था ना, उनका ही, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी वेरी नाइसली यूज समवेयर। अब चैलेंजेस क्या थे कोविड-19 और पॉवर्टी के अंदर, चैलेंजेस क्या आते हैं। डिजीज़ के बारे में अनसर्टेनिटी है, कोई वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, कुछ नहीं पता है कब तक लॉकडाउन चलेगा। हालांकि अभी हम लोग जून में हैं, लेकिन न्यूज़ हम लोग अप्रैल की पढ़ रहे हैं, स्टिल वी डू नॉट नो। केसेस जो हैं सडनली बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अब 10,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, पिछले कुछ आई थिंक एक वीक के आसपास मान सकते हो, एवरेज की बता रहा हूँ मैं।
तो 80% जो है वो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर देखो वैक्सीनेशन के बारे में तो मैं ना जाने कितने न्यूज़ में मैं बता चुका हूँ, जो लोग डेली वाली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने वैक्सीनेशन हर टाइप की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, डेली डिस्कशन हो रहा है इन चीज़ के ऊपर, जो डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। मैग्नीट्यूड जो है क्राइसिस का, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, रहेगा बहुत टाइम तक। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो वो कंस्ट्रेन कर गए हैं, वो सिकुड़ गए हैं, ठीक है। जो पब्लिक के फाइनेंस है, सेंटर की गवर्नमेंट की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे उनके पास। सो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट कि वो ज़्यादा से और ज़्यादा कैश लोगों के हाथ में पकड़ा सके, इतना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आई थिंक अभी नेक्स्ट जो इसकी सीरीज़ आएगी ना इसी की विजन की, उसके मंथली में भी आएगा, और विज इनसाइट का तो चल ही रहा है। हम लोगों ने वन नेशन वन राशन कार्ड वाली जो स्कीम की बात की थी, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो हैं ये इतने इम्पैक्टफुल और इतने एफिशिएंटली काम क्यों नहीं कर पा रहे इस लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, एक तो जो हमारे राशन कार्ड वगैरह होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि देखो एक लोकेशन का, यानी कि आपने अगर दिल्ली में बनवाया तो दिल्ली में ही यूज़ होगा, आप बॉम्बे में उस राशन कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपकी फैमिली में अगर वो आपका लिए है, दूसरा फैमिली वाला भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, अगर आपके नाम के ऊपर है वो राशन लेने के लिए, तो फैमिली वाला भी ये इशू बहुत होता है कि दूसरे फैमिली मेम्बर उसको पिकअप ही नहीं कर सकते। Implementation issue such as only 10% of the totally monthly allocation of 1.95 lakh metric ton pulses under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन इशूड बाय द स्टेट टिल अप्रैल 22 अप्रैल तक केवल 10% ही जो टोटल मंथली एलोकेशन था उसमें से 1.95 लाख मेट्रिक टन इतने पल्सेस कौन सी स्कीम के अंडर, स्कीम आपको पता होनी चाहिए कौन सी यूज़ हो रही है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमको नहीं था कि दाल कर रहे हो चावल कर रहे हो, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कौन सी स्कीम यूज़ कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये वाली, 22 अप्रैल तक सिर्फ 10% पल्सेस जो थे वही इशू हुए थे। इन एडिक्वेट कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब क्या बोल सकते हो, मुआवजा, ठीक है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट है यूनियन स्टेट और सेंटर लेवल के ऊपर उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो रिलीफ पैकेज है ना वो अपने आप के अंदर इतना एडिक्वेट नहीं है, बहुत ही इनएडिक्वेट सा रिलीफ पैकेज दिया आप लोगों ने। इसके ऊपर भी नेक्स्ट मंथली के अंदर देखना पक्का न्यूज़ आएगी अच्छी खासी। रिकमेंडेशन क्या क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि इंक्रीज इन द कवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स टू न्यू बेनिफिशरीज based on geography, that is areas with the highest level of community transmission or economic disruption, sector of employment and employment at risk categories, family, young children। ये कहना चाह रहा है कि भैया आपकी जो कवरेज होनी चाहिए ना जो भी आपके बेनिफिशरीज़ के लिए होती है, यानी कि जो आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, वो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिस्क पे, जहाँ पर फैमिली, यंग चिल्ड्रन, जहाँ पर पहले से लोगों की हालत बहुत ख़राब, जैसे धारावी हो गया, ठीक है, ऐसे एरियाज़ के अंदर आपको कवरेज यानी कि टेस्टिंग वगैरह हो गई, रिलीफ पैकेज हो गए, उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे आपको करनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी ऑफ सेफ्टी नेट प्रोग्राम बेनिफिट्स, ठीक है, टू इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कवरेज एज अर्बन माइग्रेंट्स विल बी लाइकली टू रिटर्न टू रूरल एरियाज, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कवरेज के ऊपर कि जितने भी अर्बन माइग्रेंट्स थे ये जो अपने रूरल एरियाज़ में चले गए हैं, ठीक है, पहली बात तो इनको जाने से रोकना चाहिए था, ये रिकमेंडेशन में होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे कि दिस पीपल नीड नॉट सफ़र इन मूवमेंट और इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो नहीं हो पाया। नाउ यू नीड टू इंश्योर कि क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है कि इतने लोग रूरल एरिया से वापस लौट के शहरों में आएंगे, इस पे काम किया जाए। सस्पेंशन ऑफ ग्रुप्स एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेशनर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेजियन, ग्रुप एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए ताकि इसका कंटेजियन मतलब था फैलाव ना हो, इन्फेक्शन को और ज़्यादा फैलने से रोका जाए, सोशल डिस्टेंसेंस की बात कर रहे हैं। एनहेंस्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक फूड आइटम्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करो, एनजीओज़ को इंक्लूड करो, इंडिविजुअल हेल्पर्स को इंक्लूड करो, ताकि फूड रिलीफ जो है लोगों को टाइम तक खाना पहुंचता रहे। Policies to support the firms include providing grants, wage subsidies to firms to minimize the layoff and supporting micro and small enterprises। जितने भी हमारे सेक्टर है, देखो ये तो रिलीफ पैकेज में आ ही गया है, इन्होंने यहाँ रिकमेंड किया है, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ के रिलीफ पैकेज में आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा न्यूज़ का पार्ट अब रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इन सब के लिए तो मेजर्स निकाल दिए ना इन्होंने यहाँ रिकमेंड किया, लेकिन गवर्नमेंट ने तो मेजर्स निकाल दिए, न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, ठीक है। एक्टिव लेबर मार्केट प्रोग्राम, एक्टिव मार्केट्स लेबर्स की मार्केटिंग के लिए प्रोग्राम, ताकि उनका ट्रांजिशन हो वर्कर्स का, उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए, जिन लोगों की जॉब चली गई उन सबको जॉब दिलाई जाए, ठीक है। जो लोगों को हो सकता है कि स्किलफुल बना के फिर जॉब दिलाई जाए, उनके लिए प्रोविजंस बनने चाहिए। कुछ पार्ट इस न्यूज़ का पुराना हो चुका है बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ने क्या स्टेप लिए हैं। हाँ,
ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, ये हमको आना चाहिए पूरा का पूरा। केरला गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, चाहे आप बीपीएल फैमिली से हो चाहे ना हो, आपको फ्री का राइस मिलेगा, ठीक है। होम डिलीवरी होगी मिड डे मील्स की, और जो आशा वर्कर्स हैं वो ये इंश्योर करेंगी जो फूड है वो 26,000 बच्चों तक पहुंच रहा है बिल्कुल अच्छे से। हरियाणा ने ये कहा था कि जितने भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको उनका मंथली राशन जो अप्रैल मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ क्या मिलता था, बहुत ही लो प्राइस में मिलता था, लेकिन अब क्या करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। जो भी गवर्नमेंट के स्कूल चिल्ड्रन थे, जो भी आंगनवाड़ीज़ वगैरह के थ्रू एनरोल थे, उन सबको ड्राई राशंस मिलेंगे। ड्राई राशन और वेट राशन नहीं होता, बेसिकली फुल मील होता है। फुल मील में ये होता है कि चावल दाल आपको बना के दे देंगे, ड्राई राशन में क्या होगा कि आपको अनाज दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, ड्राई राशन मिलेगा इंस्टेड ऑफ हॉट कुक्ड मील्स, ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को जिनकी एज 3 से 6 साल है और जो सारे के सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में रजिस्टर्ड थे। यूपी ने क्या किया है, वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे अप्रैल और मई मंथ के लिए मोर देन 8.38 मिलियन विडोज़ मतलब विधवा को, एजड बूढ़े लोगों को और हैंडीकेप जो कि अपाहिज लोग हैं उनको, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडिंग 20 kg 20 किलो गेहूँ 10 किलो राइस हर घर को मिलेगा। टू लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, जो उस लिस्ट में बेनिफिशरीज है जिनको भी ये फ़ायदा मिलने वाले लोग हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, जिसमें 16.5 मिलियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं और जो डेली वेज लेबरर्स भी हैं। स्टेट ने ये भी अनाउंस किया कि जो यूनिवर्सलाइजेशन होगा पीडीएस सिस्टम का, ठीक है, जैसे बाकी स्टेट्स ने कर रखा है, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना ने। बिहार ने क्या किया है, बिहार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का प्रोविज़न निकाल के है, वो डिपॉजिट कर देंगे फंड्स बैंक अकाउंट्स के अंदर राशन कार्ड होल्डर्स के, ठीक है। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जो है 3 महीने तक लॉकडाउन रिलीफ के तहत फ्री में गरीबों को प्रोवाइड करेंगे। तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु कह रहा है कि भैया इंसेंटिव देंगे 2,500 रुपये का ईच सेल्समैन को और 2,000 रुपये का ईच जो पैकर होते हैं ना पीडीएस सिस्टम के अंदर उनको, हु हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम, जो कि ओवर टाइम काम कर रहे थे छुट्टियों में भी, ताकि इन लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। 2.02 करोड़ कार्ड होल्डर्स स्टेट के अंदर लॉकडाउन में इन सबको सर्विस प्रोवाइड की गई है। दे विल बी गिवन 1,000 टू ऑल राशन कार्ड होल्डर्स, जिनके पास भी राशन कार्ड है उन सबको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और अलॉन्ग विद फ्री राइस, मुफ्त में चावल, शुगर और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़। और क्या क्या स्टेप्स लिए थे इसके लिए उन्होंने बोला कि आप मार्च के करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। मार्च के करंट अफेयर्स को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि अप्रैल का ये चल रही है, मई वाली में और भी अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है पूरा। अब हम आते हैं अदर रिपोर्ट्स ऑन वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। ये तो एक रिपोर्ट थी ना ऊपर, किसकी रिपोर्ट थी ये देखो, अभी आप लोगों को दोबारा याद दिलाता हूँ किसकी रिपोर्ट पढ़ी हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ी थी। नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है यहाँ पर, ये किसकी है, ये क्या चीज़ है, ये है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा 3.4 सेक्शन के अंदर ना मल्टीपल रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। ये देखो पेज नंबर 32 है, मैं आपको एक बार टाइटल से दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। हम लोगों ने इकोनॉमी में ये नीचे वाले ये सब टॉपिक्स जो पूरे कर लिए हैं, ठीक है। ऊपर वाले में 3.3 कर लिए, अब हम लोग आ गए 3.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये 4 टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 3.1 और 3.2, फिर हमारा पूरी सीरीज़ ख़त्म। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि पूरी सीरीज़ ख़त्म कैसे हुई है, ये शॉर्ट न्यूज़ वाला तो रह गया न्यूज़ इन शॉर्ट। तो न्यूज़ इन शॉर्ट को तो भैया मैं इतने अच्छे से कवर करूँगा ना कि आप लोग हैरान रह जाओगे। ये सारी की सारी पिछले बीते सब महीनों की मैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे 2 वीडियोस निकाल दूँ और काम ख़त्म। चलो चलते हैं वापस से, पेज नंबर 32 था आई थिंक, है ना। शॉर्ट न्यूज़ को ना ऐसे मत याद करो मंथली कंपाइलेशन के अंदर, शॉर्ट न्यूज़ को हमेशा इतना याद करो कि जैसे एक वीडियो देख ली पूरी की पूरी 2-3 महीने की और आपका काम हो गया। इसके साथ करोगे ना तो मिस कर दोगे, इसलिए मैं उसको अलग से करा रहा हूँ जानबूझकर। तो मेरा चैनल है तो मेरे को कुछ पता है कैसे करवाएंगे ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं रिपोर्ट को कुछ ना तरीक़ों से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। ये रिपोर्ट का नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और क्या आप किसी मेंस के क्वेश्चन में भी कोट कर सकते हो। इसकी नीड क्या थी, टू कॉल टू एक्शन फॉर द इमीडिएट हेल्थ रिस्पॉन्स, तुरंत जो सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे सोशल यानी कि सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक डायमेंशंस जो कि इस क्राइसिस, इस आपदा के दौरान आए, उन सबको टैकल करने के लिए। न्यूज़ में और कुछ क्या है, अलॉन्ग विद द रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने ये भी इस्टेब्लिश किया है एक नया मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड कोविड-19 की रिस्पॉन्स और रिकवरी के लिए, ठीक है, जो कि गरीब देशों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मैं पहले आपको ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बता देता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट भी इन्होंने रिलीज़ की और उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया जिसमें पैसा होगा
गरीब देशों के लिए। पहले मैं आपको ये फंड के बारे में बता देता हूँ, ये लास्ट में गिवन है, ये देखो, ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। ये जो फंड है ये कॉम्प्लीमेंट करता है WHO का स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस फंड को, प्लस UN का जो ऑफिस है फॉर द कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स कंसोलिडेटेड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अपील फॉर कोविड-19, दोनों के दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लस आपको ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फंड के ना 3 एम हैं, ठीक है, एक उसकी तीनों एम्स की फाइनेंस विंडो है, ठीक है, ईच वन के लिए। स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, या वायरस को फैलने से रोको। प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल, जो भी सबसे कमज़ोर हैं। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, उनके ऊपर कोई भी आर्थिक और सामाजिक इम्पैक्ट ना हो, ऐसा स्टेप्स लेने की कोशिश करो। और जो कंट्रीज रेजिलियंट हैं, जिनके ऊपर फ्यूचर में ये हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उनको बचाने की कोशिश करो। ये हमारे एम के अंदर आएगा। अब हम एम को देख लेते हैं, इसके 3 एम क्या हैं। विंडो 1, इनेबल द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज टू टैकल द इमरजेंसी, ठीक है, दिस विल सपोर्ट द कंट्री टू फुली इम्प्लीमेंट, जो भी हर देश का नेशनल एक्शन प्लान फॉर हेल्थ सिक्योरिटी होता है, हर एक देश का अपना एक प्लान होता है, उस सब को गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, इनेबल करे, ताकि इस इमरजेंसी को ढंग से टैकल किया जा सके। विंडो 2, सोशल इम्पैक्ट को रिड्यूस करो, ठीक है, सामाजिक तौर के ऊपर, सामाजिक दर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है ना, उसको रिड्यूस करो और प्रमोट करो इकोनॉमिक रेस्पॉन्स, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी आपका स्टेप्स होने चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि इमीडिएट सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर मिले, ठीक है। और उसमें कैश ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो वो कर दो, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो उस पर जो भी स्टेप्स लेने वो लो। विंडो 3 हमारी क्या होगी, ये सब ना इस फंड के थ्रू होगा। इस फंड में जो पैसे होंगे उन पैसों से ये सब काम किए जाएंगे। रिकवर बेटर, focuses on the national preparedness measures such as maintenance of key services और workforces during the crisis and laboratory capacity। रिकवरी के लिए जो भी करने की ज़रूरत है, ठीक है, की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लेबोरेटरी प्रिपेयर करनी है, वो सब के सब आप कर सकते हो। फंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मॉनिटर्ड विद रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ मेड अवेलेबल ऑनलाइन। फंड को यूज़ करके आप जो भी कुछ कर रहे हो, सारा का सारा डेटा जो होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। ये हो गया हमारा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। अब हम लोग ऊपर चलते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने, इन्होंने एक तो रिपोर्ट क्रिएट की है, दूसरा इन्होंने ये फंड क्रिएट किया है। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, ठीक है, रिपोर्ट ये एस्टिमेट करती है कि जो होस्ट हैं UN एजेंसीज़ के, उनके कुछ फाइंडिंग्स है। उन्होंने कुछ डेटा दिया है, जैसे कि ILO ने, जो UN का ILO ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा भैया 5 से 25 मिलियन जॉब्स जो हैं वो इरेडिकेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो वर्ल्ड है वो लॉस, कितना लॉस होगा, 860 बिलियन से लेकर 3.4 ट्रिलियन तक का लेबर इनकम का लॉस होगा। ये US डॉलर में है ये अमाउंट, ध्यान रहे आप लोगों को। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि भैया 30 से 40% डाउनवर्ड प्रेशर, नीचे की तरफ प्रेशर आएगा ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के अंदर, ठीक है। और जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि 20 से 30% डिक्लाइन होगा अंतर्राष्ट्रीय अराइवल्स के ऊपर, ट्रेवल के ऊपर। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU, उन्होंने ये एंटिसिपेट किया है। देखो ये सारा का सारा ना एंटिसिपेशन है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप याद करो, क्योंकि ये अपडेट होगा, ठीक है। ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ILO क्या है, UNCTAD क्या है, UNWTO क्या है, ITU क्या है। ये डेटा बिल्कुल याद मत करना, ये चेंज होगा। तो ITU ने एंटिसिपेट किया, एंटिसिपेट करना मतलब एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि 3.6 बिलियन जो लोग हैं वो ऑफलाइन आ जाएंगे, ठीक है। प्लस यूनेस्को ने ये बोला कि 1.5 बिलियन के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से बाहर हो जाएंगे। कोविड-19 SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये हमें जानना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं हमारे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें सारे के सारे 17 नहीं दे रखे, इन्होंने जो जो उससे कनेक्टेड है वो दे रखे। प्लस में 2015 से लेकर और 2030 तक का हमारा टारगेट है कि इनको पूरा करेंगे, यूनाइटेड नेशंस का। इंडिया में कौन हैंडल करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इंडिया में हैंडल करता है नीति आयोग। तो एक बार हल्का सा जान लेते हैं, क्योंकि जहाँ आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मेंशन किया अपने आंसर में, समझ लो कि आपने वो आंसर के अंदर 90 के आसपास % के आपने कवरेज कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको बल्कि 17 के 17 याद होने चाहिए कौन से हैं। पहला वाला जो है नो पॉवर्टी, ठीक है। इसमें क्या है, लॉस ऑफ इनकम, यानी कि आमदनी की कमी होगी, जिससे कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जो गरीब, जो कमज़ोर सेक्शंस हैं, ठीक है, सोसाइटी के और फैमिलीज़ के, वो सारे उनके चांसेस है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के नीचे गिर सकते हैं। ज़ीरो हंगर, फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, डेवास्टेटिंग इफेक्ट होगा हेल्थ आउटकम, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर सी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल बहुत सारे लोगों के लिए भी क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। रिमोट लर्निंग पॉसिबल नहीं, रिमोट लर्निंग का मतलब है दूर से पढ़ाई करना, यानी कि
ऑनलाइन पढ़ाई करना, ठीक है। इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड की एक प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड के ऊपर पूरा का पूरा मेन क्वेश्चन बच सकता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन यही कि दोनों के दोनों मिलाकर 10th पॉइंट भी बनता है हमारा, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। विमेन की जो इकोनॉमिक गेन होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे रिस्क के ऊपर है। इंक्रीज लेवल ऑफ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। विमेन अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ एंड सोशल, ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा भी था, तो देख लो अभी कैसे SDG से भी कनेक्ट हो गया है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन, हाँ भैया सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। इवन हैंड वॉश करने के लिए भी कितना सारा वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो, क्लीन वाटर है या नहीं है, आप किस तरीके से, क्या पता वायरस आपने किसी ने पानी वानी को भी टच किया उससे भी फैल जाए, कुछ पता नहीं ना अभी भी कि कब म्यूटेट कर जाए वायरस। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सप्लाई और पर्सनल शॉर्टेज होगा लीडिंग, जिसमें डिस्ट्रप्टेड एक्सेस मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वीक जो हेल्थ सिस्टम है वो फर्दर आगे भी वीक हो सकता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसको देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी तो, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाएंगी। स्पेशली जो लोअर इनकम वाले लोग हैं जिसका काम थोड़ी देर का होता था, अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत सारा इंक्रीमेंट आएगा। सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी, पॉपुलेशन जो वो ऐसे स्लम एरिया में रह रही है उनको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है कोविड-19 का, क्योंकि हाई पॉपुलेशन हाई डेंसिटी के कारण क्या होता है, सैनिटेशन कंडीशंस आ जाती हैं, प्लस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, तो कंटेजियस डिजीजेज जो है वो ऐसे एरिया में ज़्यादा फैलती हैं। क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस कमिटमेंट के कारण टू क्लाइमेट एक्शन, यानी कि अगर आप क्लाइमेट एक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है, लेकिन लेस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन इसी कारण ये फ़ायदा भी हो रहा है लॉकडाउन के कारण कि ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो जो जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स है ना वो भी कम हो गए हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट इफेक्टिव मेजर्स फॉर फाइटिंग कोविड-19, दोज इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज आर मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ सफरिंग डेवास्टेटिंग लॉस फ्रॉम कोविड-19। हाँ, स्पेशली एक आपको एग्जांपल देता हूँ अभी जो UAPA जो एक्ट हमारा लागू होता है ना, UAPA एक्ट कहता था ना, NTCA राइट्स के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाला है पुलिस ने रिसेंटली। अब उन लोगों की बेल वगैरह नहीं हो पा रही, ये सोच करके पहली बात तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे मिल सकते क्योंकि लॉकडाउन है, प्लस में लॉयर वगैरह की भी मूवमेंट पॉसिबल हो नहीं पा रही है, तो बेल होना पॉसिबल नहीं, जस्टिस मिलना है नहीं मिलना है, प्रोसीडिंग्स होगी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा नहीं खुलेगा, सारे के सारे इशू चल रहे हैं। 17 हमारा जो गोल इफेक्ट हुआ है वो है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी कि एग्रीगेट बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन बट ऑल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ। जैसे इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टैबलेट्स थी वो USA को पास की थी, बाद में और भी कंट्रीज़ को पास की थी, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन पहले बंद हो गया था सडनली, वो इन नीड एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर ही आपने उसको प्रोसीड किया, अदरवाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो भी बहुत तरीके से हैम्पर हुआ है, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसको सबसे बड़ी चोट पहुँची है। ये हमारे इस तरीके से SDGs जो है इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ILO मॉनिटर। ILO अभी हम लोगों ने बात की थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO मॉनिटर जो है वो क्या है, एक रिलीज्ड रिपोर्ट है, ये इसका 3rd एडिशन है ILO मॉनिटर का। 3rd एडिशन का टाइटल क्या है, कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ILO के बारे में एक बार थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख सकते हो पूरा का पूरा आप इसको। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। इट्स अ ट्राइपार्टाइट, यानी कि UN की एजेंसी है जिसमें 3 चीज़ें एक साथ आती हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। ये क्या करते हैं, लेबर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। जो भी डिसेंट वर्क होता है मैन वीमेन के लिए वो सारा का सारा ये लोग प्रमोट करते हैं। इसमें इंडिया को मिलाकर 187 मेंबर्स हैं। 1919 में बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से बना था। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, बाकी कौन सी रिपोर्ट ILO रिलीज़ करता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये सारी की सारी ILO पब्लिश करता है। की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या कुछ हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये ऑफर करती है ILO का असेसमेंट, ठीक है। इसमें उनका कंसर्न क्या है कि भैया पॉसिबल इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के, जो स्पेशली कामकाजी चीज़ें हैं संसार के बारे में, ठीक है। और उन्होंने एक रेंज ऑफ पॉलिसी, यानी कि उन्होंने कुछ नियम और कानून और कुछ गाइडलाइंस जो है वो प्रपोज किए हैं, ठीक है, ताकि मिटिगेट कर सके इसके इम्पैक्ट को। मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना, ठीक है। प्लस उन्होंने क्या कुछ बताया, उन्होंने बोला कि भैया 81% एम्प्लॉयर्स और 66% ओन अकाउंट वर्कर्स, ध्यान दें 81% एम्प्लॉयर, 66% कौन है, खुद का अकाउंट वर्कर्स, यानी कि अपना अकाउंट जो खुद देखते हैं, लिव एंड वर्क इन कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोविड-19 के कारण, जो भी कल्चर है वहाँ का करिकुलम है, ठीक है। प्लस में रिक्वायर्ड वर्क प्लेस क्लोजर्स, उन लोगों को ये रिकमेंड किया गया कि भैया आप अपने कामकाजी चीज़ों को बंद कर दें, और वो कितने परसेंट लोग हैं, 81% प्लस 66%, बहुत ज़्यादा लोग हैं।
लॉसेज इन वर्किंग आवर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 कंपेयर टू द प्री क्राइसिस सिचुएशन। ग्लोबल वर्किंग आवर्स जो डिक्लाइन हुए हैं पहले क्वार्टर में, यानी कि पहले जो 3 महीने होते हैं साल के, क्वार्टर मतलब होता है पहले 3 महीने साल के, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो 12 महीने का 1/4 3 महीने। एस्टिमेटेड 4.5% का इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। 130 मिलियन फुल टाइम जॉब्स की अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जो होगा आवर्स लॉस का वो वहाँ से आएगा, लास्ट में जब पता चलेगा तब। एंटरप्राइजेज आर एट रिस्क, हाँ भैया एंटरप्राइजेज तो हैं रिस्क के ऊपर। हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स है क्योंकि स्पेशली जो आइडेंटिफाइड थे वो थे अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज, यानी कि जैसे अपना ये हो गया ना ऑयल रूम हो गया, फूड सर्विस रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, होटल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग वाले, होलसेल वाले, रिटेल ट्रेड वाले, रियल एस्टेट, बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सेक्टर्स के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 30% होते हैं नेशनल जीडीपी का एवरेज के हिसाब से, ठीक है। और 436 मिलियन जो एंटरप्राइजेज हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं हमारे, जो रिस्क के ऊपर है, ध्यान रहे रिस्क के ऊपर है 436 मिलियन, टोटल काउंट नहीं बता रहा ये। जो नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस है ना इन एडवांस इकोनॉमीज़, उनका ये एक्सपेक्टेड है कि भैया वो डिक्लाइन करेंगे आगे। और क्या रीज़न है? लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, लोन वगैरह लेने की दिक्कत होगी, एसेट्स बहुत कम है उनके पास, कोलैटरल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बहुत ही कम है, ठीक है। एंड लीस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम फिस्कल मेजर्स इन जनरल एंड फ्रॉम स्टिमुलस पैकेजेस, जो भी स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। देखो ये वाली न्यूज़ स्टिमुलस पैकेज आने से पहले की है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब आएगा तो ये सेक्टर बदल जाएगा, तो ये पार्ट अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं अगर हम, तो मोर देन 2 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स जो हैं, बेसिकली जो 76% बनता है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होंगे लॉकडाउन के कारण। क्योंकि एक तो वेमेन है वो ओवर रिप्रेजेंट करती हैं हाई रिस्क सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। 42% वेमेन वर्कर्स जो हैं वो ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं, ठीक है, जो कि मेन जो है ऐसे सिर्फ 32% सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के, ठीक है। ये अच्छा डेटा है, आपको पता होना चाहिए वाला डेटा। क्लोज टू 1.1 बिलियन इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स जो हैं वो ऐसे कंट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर फुल लॉकडाउन है, बाप रे बाप, 1.1 मिलियन इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स, ठीक है। और एडिशनल 304 ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट तो आप बेशक मत करना क्योंकि ये चेंज हो सकता है, लॉकडाउन जो ऊपर नीचे हो रहे हैं ये चेंज हो सकता है। ऊपर वाला अच्छा है। ये जो अर्निंग्स है इनफॉर्मल वर्कर्स की वो एस्टिमेट की गई है कि 60% नीचे गिरेंगी क्राइसिस के कारण, आपदा के कारण। और जो रिलेटिव प्रॉपर्टी का रेट है इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, उसका ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज़ होगा 34% ग्लोबली, ठीक है। आरबी क्या होता है? ये एक प्रोपोर्शन होता है वर्कर्स का और उनकी मंथली अर्निंग्स का, तो कि दैट फॉल बिलो 50% ऑफ द मीडियन अर्निंग्स इन दी पॉपुलेशन, ठीक है। ये रेट गिरने वाला है तो चेंज होगा, रेट गिरने वाला डेटा हम लोग नहीं कर सकते। ये 4 पिलर्स हैं, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं बताना है, चारों के चारों एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखने आने चाहिए। 4 पिलर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के, ठीक है, जो फाइट करेंगे कोविड-19 के बेस्ड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की। इसमें कोई डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई डेटा ऐड नहीं होगा। एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा। और इसको याद मत करो, इग्नोर मत करो, स्क्रीनशॉट भी मत लो, लिख लो, क्योंकि मेंस के आंसर के अंदर अगर आपने 4 पिलर लिख दिए बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। ये चारों के चारों पिलर डायरेक्ट लिखने हैं आपको, इसको छोड़ नहीं सकते आप इस वाले पार्ट को। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ ना करूँ, ये तो रटे होने चाहिए 4 पिलर। जब इस तरह का डेटा आता है तो उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और ना ही सिर्फ इसमें, ये देखो उसका टॉपिक क्या है, 4 की पिलर्स टू फाइट द कोविड-19 बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल रिलेशन कोड हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन का ये पार्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लो, इसको छोड़ो मत, स्क्रीनशॉट मतलब लिख लो इसको। अपडेट हुआ है UNCTAD के ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, यानी कि UNCTAD ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, ठीक है, उसमें एक अपडेट दिया है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 2019 की, जिसका टाइटल था फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, डेवलपिंग कंट्री डेट इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स क्या हैं? हाईलाइट्स लेने से पहले हम लोग UNCTAD के बारे में जान लेते हैं। UNCTAD क्या है? देखो, UNCTAD एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था UN की जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। इसकी हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अगर कोई IFS ऑफिसर बनता है और उसकी स्विट्ज़रलैंड के अंदर अगर उसकी वहाँ के इंडियन एम्बेसी में जॉब लग गई तो ज़िंदगी में इतना कुछ एक्सप्लोर करोगे कभी सोचा भी नहीं था। 195 मेंबर्स हैं इसके, इंक्लूडिंग इंडिया। UNCTAD जो है UN सेक्रेटेरिएट का ही पार्ट है, ठीक है, और ये UNDG का भी पार्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट ग्रुप है ना, उसका भी पार्ट है। ट्रेड और डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है ना वो हर साल आती है, उसको UNCTAD ही रिलीज़ करता है। इसमें बेसिकली जो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड होते हैं ना और जो भी मेजर पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल कंसर्न के,
और जो भी सजेशंस वगैरह होते हैं इन इश्यूज़ को फाइट करने के लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो सारे के सारे मेंशन होते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा यूएनसी टेड ये रिपोर्ट्स और पब्लिश करता है, नोट कर लो, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब जानते हैं हम लोग की हाइलाइट्स के बारे में कि यूएनसी टेड की रिपोर्ट के की हाइलाइट्स क्या थे। पहली बात तो हाई और राइजिंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, इंडेटेडनेस कुड लीड टू सॉवरेन डिफॉल्ट्स अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो भी हमारी बड़ी और जो विख्यात देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर कर्जा बहुत आएगा, लोन बहुत लेंगे क्योंकि रिलीफ पैकेज उनको देने होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट डेवलप हो सकते हैं पूरे के पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कम हैं। अच्छा, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो जो लोग प्रीवियस से क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं याद होगा। 2020 और 2021 में ही सिर्फ रिपेमेंट्स होगी जो भी पब्लिक से एक्सटर्नल डेट लिया जाएगा ना, यानी कि जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इन सब से जो लोन लेगी, उसी का जो डेटा होगा वो तकरीबन 3.4 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास होगा। 2018 के अंत तक जो टोटल डेट था ना स्टॉक्स का डेवलपिंग कंट्रीज़ का, एक्सटर्नल और डोमेस्टिक को मिला के प्लस प्राइवेट और पब्लिक को मिला के, वो 191% था उनकी कंबाइंड GDP के हिसाब से, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट था। तो 2018 वाला पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट मुझे लगता है इतना स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है। जो प्राइवेट डेट अकाउंट्स होते हैं ना, वो 139% थे उनकी कंबाइंड GDP के 2018 के एंड तक। ये उन हाई और राइजिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जा रही है। सर्विसिंग द एक्सटर्नल लॉन्ग पब्लिक डेट cost developing country governments on an average 10.3% ऑफ देयर गवर्नमेंट रेवेन्यूज इन 2018। 2012 में कितना था ये? 6.5% था। इसमें यार इतना क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, इतना सारा पुराना डेटा? ठीक है, 2018, हालांकि रिपोर्ट में इन्होंने अपडेट दिया है ना, तो आई थिंक उसी के कारण दे रखा है। सिचुएशन हैज़ बिन एक्सैजरबेटेड ड्यू टू कोविड-19। एक्सैजरबेटेड का मतलब होता है पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाना, ठीक है। तो कोविड-19 के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में जो क्राइसिस आया था, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के कारण, उसके रीज़न क्या कहते हैं ख़राब होने के? पहली बात तो जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी मतलब होता है वो सर्विसेज जिनको कॉमर्शियल सर्विसेज, जो ट्रेड में, कॉमर्स में, व्यापार के काम की चीज़ होती है ना, वो सारी की सारी सर्विस ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। सर्विस स्पेशली एक्सपोर्ट करने की बात, रेमिटेंसेस मैंने आपको बताया था, अगर आप इंडियन हो, आप दूसरी कंट्री में सपोज करते हैं बांग्लादेश में आके अर्न करते हो, वहाँ से जो भी पैसा आप अपने घर भेजते हो, लेके आते हो, वो सारा का सारा रेमिटेंसेस में होता है। तो मूवमेंट बंद हो गई है, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बहुत हद तक इम्पैक्ट हुए थे, उसी के कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, जो विच ब्रिंग्स इन फॉरेन करेंसीज रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सचेंज रेट ऑब्लिगेशंस। इसके कारण हमको विदेशी रकम की ज़रूरत पड़ी थी, जो भी हमारा बाहरी जो कर्ज था ना, उन सब की जिम्मेदारी को उनसे छुटकारा पाने के लिए। कैपिटल आउटफ्लोज और डेप्रिसिएशन ऑफ देयर करेंसीज विच कैन कॉज स्टीप इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ देयर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट। कैपिटल का आउटफ्लो यानी कि वो पैसा जो देश में से बाहर जाना होता है, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। आपकी देश की करेंसी बाहर नहीं जाएगी तो आपके देश के पैसे की जो वैल्यू होगी वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस में जो फॉरेन करेंसी होगी उसकी डोमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसका कर्जा आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ग्लोबल एफर्ट्स क्या हो रहे हैं ऐसे सिचुएशन से? इस तरह का जो कर्ज का जो भार है हमारे ऊपर, इसके ऊपर विश्व के लेवल के स्तर के ऊपर यानी कि ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि इस चीज़ से रिलीफ मिल सके। एक 2.5 ट्रिलियन US डॉलर का अमाउंट सपोर्टिंग के लिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि कोविड-19 के क्राइसिस से वो लोग फाइट कर सकें। कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि जो डेट की जो रीपेमेंट थी ना IMF के द्वारा 25 पोरेस्ट कंट्रीज़ की, ठीक है, उसको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जो डेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है, ये इनिशिएटिव किसने लिया है? G20 के लीडर्स ने लिया है। किन के लिए लिया है? पोरेस्ट जो कंट्रीज़ थे ना उनके लिए। $20 बिलियन तक का है ये, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने अनाउंस किया है कि एनहेंस करेंगे लैंडिंग फैसिलिटीज़ को, यानी कि जिस तरीके से वो लोग कर्ज को ले सकते हैं उस प्रोसेस को ही पूरे को वो एनहेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि कर्ज लेना आसान हो जाए और अपने क्राइसिस के कारण जो भी उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है उस सारे को रिकवर कर सके बहुत फास्टली। अच्छा, अब ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ इशू क्या है? दे अमाउंट टू रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म पब्लिक एक्सटर्नल डेट, ठीक है। जितना भी उनको कर्ज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसका बहुत छोटा हिस्सा है ये जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, क्योंकि ओवरऑल एक जैसे G20 ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को इनिशिएटिव लेगा, WTO को इनिशिएटिव लेगा, वर्ल्ड बैंक लेगा, ये सब लेंगे, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कंट्री का अपना विदिन जब देखती कंट्री तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में पड़ता है, बहुत छोटा पार्ट है। फिर ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, ठीक है, और ये वाइड और जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे ना इम्पैक्ट, यानी स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमी के ऊपर, कंट्री की गवर्नेंस के ऊपर, कंट्री के रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है, सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर,
उसको ये इतना ईजिली हैंडल नहीं कर सकते ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं। और स्पेशली जो एनहेंस लेंडिंग फैसिलिटीज़ है ना, उनके कारण क्या होगा कि डेट क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, यानी कि जितना आप कर्ज लोगे दूसरे इंस्टीट्यूशन से, कहीं ना कहीं आपका कर्ज बढ़ भी तो रहा है ना। आपको क्राइसिस तो आपका ऑलरेडी चल रहा है, उस कर्ज का फ़ायदा तब होगा जब आपको इतनी होप हो कि आप उस चीज़ को रिकवर कर पाएंगे, उसको रीपे कर पाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, अच्छा एक रिपोर्ट और रह गई थी ना इसके बाद, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। हाँ, एक जितना स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इतना सा ही सेक्शन है 3.4.4। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए के बारे में जानते हैं, ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है, ओईसीडी के अंडर में आती है ये। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। आईईए का मेंबर बनने से पहले कैंडिडेट कंट्री को कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि उनके पास क्रूड ऑयल और जो प्रोडक्ट रिजर्व होते हैं वो 90 डेज़ के इक्विवेलेंट होने चाहिए जो उनका पिछले साल का नेट इंपोर्ट था। अगर ये है, आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हो। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, ठीक है, और स्पेशली जो रिपोर्ट थी उसका नाम था ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इसका इम्पैक्ट जो है कोविड-19 क्राइसिस को ध्यान में रख के बनाए गए थे, ठीक है। कुछ 4.2 बिलियन पीपल, देखो कितने सारे लोगों की बात कर रहे हैं लोग, 54% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जो कि 60% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने कहा इतने लोग जो हैं वो पार्शली लॉकडाउन के अंदर ही, बहुत ही अच्छा फैक्ट फिगर है ये। तो पहली बात तो आईईए की रिपोर्ट है, ये वाला डेटा आपको बहुत काम आएगा। और कब तक का डेटा है, 28 अप्रैल तक की बात उन्होंने बताई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नियरली सारी की सारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, उसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हुई है, और कंटेनमेंट मेजर्स कहीं ना किसी ने हर फॉर्म में लिए ही हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं कि एनर्जी की डिमांड और एनर्जी रिलेटेड एमिशंस जो है 2020 के, उन सब की बात की जाती है। प्लस में एक रियल टाइम व्यू मिलता है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट क्या होगा सारे के सारे मेजर फ्यूल्स के रिगार्डिंग। तो ग्लोबल एनर्जी और CO2 एमिशंस 2020, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है ना, वो 3.8% गिर गई है पहले क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के अंदर, ठीक है। और इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है ऑलमोस्ट 30%। इंडिया की एनर्जी डिमांड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में ग्लोबल भी बता दिया, तो इतना डेटा ये आपका सेव करके रखना है आपको। ऑयल की अगर, अच्छा ऊपर एक पॉइंट हो रहा है, देर वुड बी रिडक्शन इन द एमिशन विच वुड बी लार्जेस्ट एवर, 6 times लार्जर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड रिडक्शन इन 0.4 गीगा टन इन 2009। जो 2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, उसका 6 टाइम लार्जर इम्पैक्ट आएगा एमिशन के अंदर जो रिडक्शन हुआ है ना उस चीज़ का। ऑयल की बात करते हैं तो एवरेज जो ऑयल प्राइसेस हैं वो सारे के सारे गिरे ही हैं। जो WTI है ना, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव ऑयल प्राइसेस के अंदर भी, वो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वो इतना नीचे गया है, नेगेटिव के अंदर गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आईईए ने एक्सपेक्ट किया है कि जो ग्लोबली जो बिजली की जो खपत की जो डिमांड है वो 5% गिरेगी 2020 के अंदर। अच्छा, लोग तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, हाँ हो रही है, लेकिन देखो सड़कों पे लोग नहीं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ बंद हैं, प्लस में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज, ये सब बंद हैं। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें तो 5% गिरावट आएगी उसके अंदर। ये भी लार्जेस्ट डिक्लाइन है ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया था उसके बाद से। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन और ये फाइनेंशियल क्राइसिस, ये दोनों भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। नीचे के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, हमारे लास्ट के बिल्कुल 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो FDI वाला था और एक हमारा रह गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो पहले हम लोग 3.2 कर लेते हैं, रिवाइज्ड FDI पॉलिसी। भारत ने अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया है। कहानी जान लो ऊपर के पहले, फिर मैं डिटेल बता दूंगा, आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखो कोविड-19 के दौरान में क्या हुआ है ना कि बहुत सारी कंपनीज वगैरह को लॉस हुआ है, तो हर कंपनी वाले सोच रहे हैं कि हमारे पास कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो कंपनी वाले जो हैं बहुत वल्नरेबल हैं अभी, चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, चाइना ऐसी हमारी कंपनीज़ को टारगेट कर सकता है, ठीक है। स्पेशली जो हमारे जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वगैरह टाइप के होते हैं ना, उन सबको टारगेट कर सकता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे सकता है, हमारी कंट्री के अंदर फिर से अपने पैर जमा सकता है। इन सब से बचने के लिए, ताकि चाइना हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए, स्पेशली हमारे कंपनीज़ का, इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी FDI पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारी कंट्री जो अपने हमारी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है ना, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़, उन सबको बोल दिया कि भैया अब आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, आपको गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट रूट में और ऑटोमेटिक रूट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। FDI हो ना 2 तरीके से आती है, ऑटोमेटिक या गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट रूट से आती है तो जो भी इन्वेस्टर होता है उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होता है पहले, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का, ठीक है। ऑटोमेटिक से आता है तो उसको सिर्फ इन्फॉर्म करता है RBI को कि भैया मैंने आपकी कंट्री में ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट किया, दैट्स इट।
जो भी प्रपोजल्स होते हैं ना, इसमें एफडीआई के एक्सीड होता है 50 बिलियन से ऊपर का अगर कुछ आता है ना, तो उसको CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स की उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया ने ऐसा कर दिया कि अब सारे के सारे गवर्नमेंट रूट से कर दिए। किसके लिए किए? सिर्फ वो कंट्री जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार ये और जान लो, इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी ये कर रखा है कि भैया आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना इंडिया के अंदर, वो गवर्नमेंट रूट से ही करोगे। प्लस में पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि पाकिस्तान डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के अंदर तो बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। प्लस में ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर एफडीआई जो है प्रोहिबिटेड है, जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के अंदर TDR में, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, सिगार, चीरूट्स, सिगारिलो, सिगरेट वगैरह हो गया, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, इनके अंदर तो एफडीआई वैसे भी प्रोहिबिटेड ही होती है। अब जो अमेंड किया है उसके कारण क्या होगा, जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट्स के साथ आ सकती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गवर्नमेंट जो है ना, उसको एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन वगैरह को गवर्नमेंट चेक कर सकती है, ठीक है। जो भी मल्टी लेयर ट्रांजेक्शन का चेक किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे पैसा दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं और उसका इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, चैलेंजेस क्या आएंगे। पहली बात तो जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए, स्मॉलर स्टार्टअप्स हो गए, इनको दिक्कत होगी कि भैया इनके पास इन्वेस्टमेंट आनी थी, पेंडेमिक के दौरान इनका बहुत लॉस हो गया, अब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट रूट कर दिए, तो अब इनको इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, रिसेंटली पिछले आई थिंक कितने सप्ताह में, 7 या 8 सप्ताह के अंदर रिलायंस जियो ने 8 डील साइन की है, बहुत बड़ी बड़ी। तो ऐसी बात नहीं, इन्वेस्टमेंट आने में कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आ सकती है। और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिफिकेशन और जो स्पेशली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ना, इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की ज़रूरत है ताकि फुल कंप्लाइंस बहुत ईजिली हो पाए। फिर चाइना ने एलिज किया कि भैया आप जो है WTO के जो रूल्स वगैरह हैं उन सबको फ्लाउट कर रहे हो, यानी कि उन सबसे छेड़खानी करके और फिर आप इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया का क्या स्टैंड लिया है? पहले इंडिया ने बहुत सिंपल सी बात कर दी है, हम कोई भी जो WTO के नॉर्म्स वगैरह उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी सिंपल पॉलिसी, हम अपनी लैंड शेयरिंग कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, हमने एक कंट्री को टारगेट नहीं किया, तो ये WTO की नॉर्म्स के अंदर आता है। WTO के बारे में ये ट्रिम्स और ट्रिप्स और GATT, ये 3 एक अलग टॉपिक है अपने आप में पूरा का पूरा, ठीक है। इन सबको आपको जानना पड़ेगा एग्जाम के लिए ये, लेकिन आप 2021-22 के लिए करें तो कई बार आएगा, रिपीट होगा, तो मैं आपको मंथली में करवाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वे फॉरवर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने मुझे पढ़ा था, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है। चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है, उनके चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया के अंदर आती है, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इंडिया की पूरी जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है ना, उसको ऊपर नीचे कर सकती है। पहली बात तो इंडिया वाले, चाइना वाले जो अपना प्रोडक्ट का यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमारे मार्केट में डंपिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा जो चाइनीज़ स्टेक्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडियन कंपनीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे पेटीएम के अंदर अलीबाबा ने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो इमर्ज अमंग द की ओवरसीज मार्केट्स फॉर द सेवरल चाइनीज़ कंपनीज। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी के लिए इंडिया एक मार्केट बन गया, टेस्टिंग मार्केट बन गया, ठीक है। विच कैन बी बेटर लेवरेज बाय इंडिया स्टेट स्ट्रेटजी टू बैलेंस द ट्रेडिंग रिलेशनशिप और सिक्योर मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन फर्म्स इन चाइना। मुझे लग रहा है ये पूरी लाइन ही बहुत अच्छी है। कुछ क्वेश्चन में ना मुझे लग रहा है कि विजन का यही फ़ायदा होता है। विजन के आंसर राइटिंग के लिए मैं बार बार लोगों को बोलता रहता हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, गो फॉर विजन, गो फॉर विजन। ये वाला पार्ट इन्होंने इतना अच्छा लिख रखा है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन कर लो आपको सब वही समझ, बात सीधी सी है सारी की सारी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सेफ गार्ड करने वाली बात है। लेकिन इस वाले को मैं एक्सप्लेन करने की जगह मैं आपको हाईलाइट करके इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये लिखा जा सकता है। इंडिया चाइना की रिलेशनशिप की बहुत बातें उठेंगी, RCEP के ऊपर भी एक न्यूज़ आएगी, उसमें भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि इंडिया चाइना से बचने के लिए, स्पेशली चाइना हमारे मार्केट को डंप ना कर दे, इसलिए इंडिया बचना चाहता है, तो ये वहाँ पर भी लिख सकते हो आप। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए इसको रीड करके टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। ऊपर एक बॉक्स रह गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। राइजिंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंसर्न। उससे पहले मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, पिछले 5 सालों के अंदर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 2014 में 1.6 बिलियन US डॉलर था और 2019 के अंदर वो 26 बिलियन US डॉलर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो कोविड-19 के अंदर चाइनीज़ एंटिटीज़ जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसका फ़ायदा तो उठाएंगी, एडवांटेज तो लेंगी, इसलिए हम लोगों ने FDI पॉलिसीज़ को रिवाइज़ किया है। ये भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड कंसर्न क्या है इंडिया को, ये पूरा का पूरा, इतने जो बॉक्स है ना, अपने आप में एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ बहुत आसान लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। 2014 तक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में थी ना, वो बायलैटरल ट्रेड की रिलेशनशिप को
ध्यान में रखती थी और बहुत ही हाईली ट्रांजेक्शनल थी, यानी कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर लिमिटेड थी, ठीक है। और उसमें इंटरडिपेंडेंस दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे के ऊपर बहुत ही कम था, जिसके कारण हम दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड डेफिसिट था ना वो भी इतना कम नहीं था। लेकिन 2014 के बाद क्या होता है, चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर इंडिया के अंदर, जिससे चाइनीज़ कैपिटल को बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आता है इंडिया के अंदर, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में, एनर्जी में, रियल एस्टेट के अंदर, कंज्यूमर गुड सेक्टर के अंदर। ये 2014 से स्टार्ट हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी। पॉलिटिकल एंगल देना नहीं चाहता बट मुझे नहीं पता, 2014 लिखते ही दिमाग में वही आता है। तब से ही चाइनीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन $4 बिलियन इन्वेस्ट किए इंडिया में, इंडिया के 90 स्टार्टअप्स के अंदर। और 18 जो है कंट्री के एंड 18 ऑफ द कंट्रीज 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इंडिया के जो 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उसमें से 18 को चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट दे रखी है। उसके बेनिफिट भी हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेने के चाइना से। इससे क्या होता है, कैपिटल हंग्री यानी कि जिन ऐसे स्टार्टअप इंडिया के जिनको पैसों की ज़रूरत होती है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है चाइनीज़ कंपनी का, उन लोगों को एक बिगर स्केल मिल जाता है, उन लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मार्केट मिल जाता है उनको। लेकिन इसके कंसर्न भी बहुत होते हैं उसी के साथ साथ। अब कंसर्न क्या होते हैं हमको वही देखने हैं। सबसे बड़ा कंसर्न होता है डेटा सिक्योरिटी का, ठीक है, प्रोपेगेंडा प्लस डिप्लोमेसी हो जाता है, प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने लग जाती है उनकी कंपनीज, ठीक है। कुछ परसेंटेज होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, आप इतना परसेंटेज के बाद आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म के कंट्रोल मिल जाते हैं, प्लस हमारा डेटा हमारी कंट्री, उन कंट्री ने इन्वेस्ट किया तो उनके पास कहीं ना कहीं डेटा शेयर होगा। अब उनके डेटा शेयर करके गवर्नमेंट उस डेटा को कैसे यूज़ करती है हमें पता नहीं होता। SOE मतलब स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, चाइना की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि स्टेट ओन्ड है, चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं उनमें ओन करती है, तो ठीक है, वो क्या बन जाता है अब एक बहुत गुड सोर्स बन जाता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए इंडियन डिप्लोमेसी को कंट्रोल करने का, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट को जब भी डिप्लोमेटिकल टॉक करनी होती है तो बोलते हैं कि हमारी ये देश की कंपनी, आपकी कंपनी में इतना, आपके देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमारी ये वाली बात मान लो, हमारे तरीके से चल लो, तो डिप्लोमेटिकली बहुत खेलते हैं फिर वो। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये चाइना का जो मेड इन चाइना 2025 तक का प्लान है ना, उसका पार्ट है सारी की सारी। उनका अपना एक प्लान है कि 2025 तक वो मेड इन चाइना को वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसका पार्ट BRI जो इनिशिएटिव है, CPEC जो है, ये सारे के सारे जो है ये उसी का पार्ट बन के आते हैं। ये जो प्लान है इसका एम है कि एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीक को वो अपने आप में अपनाना चाहते हैं अपने देश के अंदर, उससे प्रोडक्ट बना के पूरे विश्व में बेचना चाहते हैं। दिस इज एविडेंट थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। इसका पता क्या चलता है कि अलीबाबा ने जैसे पेटीएम के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इससे यही पता चलता है कि अपने टेक्निकल इन्वेस्टमेंट्स को वर्ल्ड वाइड भेजना चाहते हैं। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट स्क्रूटनी मैकेनिज्म है ना, स्क्रूटनी मतलब इंडिया का जो जो वो मैकेनिज्म जहाँ पर हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है उसकी जांच पड़ताल करते हैं, वो इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बोल्ड नहीं है जाके जितना बाकी डेवलप कंट्रीज़ का है। फिर जैसे कि सितंबर 2019 के अंदर US, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, इन कंट्रीज़ ने हुआवे, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वावे, वावे, ठीक है, वावे कंपनी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि हर कंट्री के 5G प्लान के अंदर वावे जो था वो नेटवर्किंग में हेल्प वगैरह कर रहा था, लेकिन इंडिया अभी तक इस पर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाया। बिल्कुल रिसेंटली मैंने डेली न्यूज़ के अंदर बताया हुआ है कि UK ने किस तरीके से अपने 5G प्लान के अंदर वावे के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये इसमें इनका डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके डेटा को यूज़ कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है ही नहीं इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करने का, इसलिए हम लोग उसके ऊपर कोई डिसीजन ले नहीं पाए हैं। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट जो है बहुत एक सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि न्यूज़ सर्विस हो गया, फिनटेक्स, फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज हो गया, ठीक है ना, ये देश की प्रिवेसी को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर इसका डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिल जाता है तो। फॉर एग्जांपल बाइट डांस जो कि एक बहुत ही की रोल प्ले करता है चाइना की सेंसरशिप के अंदर, उन्होंने $25 मिलियन US डॉलर जो है वो इंडिया के डेली हंट एक न्यूज़ एग्रीगेटर है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये था हमारा किस तरीके से इंडिया ने FDI पॉलिसी को चेंज किया है। मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ, इसका वे फॉरवर्ड जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कई क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताता रह चलता हूँ ना, इसको नोट डाउन कर लो, वो तो आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो जानी चाहिए, वो वाली चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं। हर एक चीज़ में आपको नोट डाउन करने की नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो बोल दिया वैसे यही पूरा पार्ट अपने आप में पूरा का पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। हाउ द राइजिंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आर ए कंसर्न फॉर इंडिया, बस इतना सा बन के आएगा, पूरा लिख दिया। मैं तो कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर तो लेके चले जाओगे। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई चार्ट नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, बस इतना एग्जैक्टली लिख के आगे ना, पढ़ने वाला भी पढ़ के सोचेगा वाह क्या टारगेट बनाया इस बंदे ने। इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो सीक्वेंस के हिसाब से पहला टॉपिक था, हम लोग लास्ट में कर रहे हैं, नेवर माइंड। अच्छा टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP इकोनॉमी का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, ठीक है, जिसका नाम था टास्क फोर्स बनाई गई थी ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की 2019 और 2025 के लिए, उसके बारे में। देखो
पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि भैया इंडिया जो है वो आने वाले समय के अंदर, आने वाले अगले 4-5 सालों के अंदर बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, तकरीबन 100 लाख करोड़ के आसपास हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अनाउंसमेंट किया था। उसी को लेकर हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्लान सामने आता है। अब क्या है, इंडिया को ज़रूरत कितनी है? इंडिया को कुछ $4.5 ट्रिलियन US के आसपास की ज़रूरत है ताकि अपनी ग्रोथ रेट को सस्टेन करने के लिए। कब तक? 2030 तक। ठीक है, अभी जो ये प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके अंदर 102 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की बात की गई है जिसको 2025 तक इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि 102 लाख जो ये पहले बात की गई थी, रिकमेंडेशन के बाद ही कुछ 111 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। इसमें अपडेटेड नहीं है, मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली थी तो इसमें अपडेटेड नहीं है। एनआईपी में क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रीमलाइन होगा। देखो पाइपलाइन की अगर बात करें तो कंटिन्यूटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कंट्रीज़ वगैरह ये आपस के अंदर ही वर्किंग प्रोफाइल जो होती है लोगों की वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है। आप किस जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बताता है। ठीक है, कंट्री की गवर्नेंस बहुत अच्छे से हो जाती है, मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, इकोनॉमी के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, टू ड्रॉ दी NIP, जो भी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, एज पर दी हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर टेकन अप एंड द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। एक लिस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, उसके मुताबिक जो भी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स हैं ना। अच्छा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार इंफ्रा वर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोग प्लीज़ समझ जाना, काफ़ी लंबा वर्ड होता है ये। ठीक है, ये इस तरह की पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर रिव्यू होगा ज़रूर, यानी कि इससे पहले ऐसी कोई एक्सरसाइज हम लोगों ने की नहीं थी। तो इंफ्रा वाली इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पीरियडिकली रिव्यू करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में? देखो इकोनॉमी को बूस्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इंडिया का जो एम्बिशन है ना वो ये है कि एक ही बहुत ही हाई ग्रोथ को, स्पेशली इंफ्रा के अंदर और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी को भी उसी के पैरेलली ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंफ्रा का बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो पब्लिक और प्राइवेट जो दोनों इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो किस किस तरह की क्वालिटी आपकी कंट्री के अंदर इंफ्रा की उस पर बहुत डिपेंड करती है। बाकी कंपनीज अपने कंट्रीज़ के अंदर तो अच्छा इंफ्रा यूज़ करते हैं, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इंफ्रा का जो डेवलपमेंट है ना वो देयर कैन ऑल्सो प्लग द इनएफिशिएंसीज इन द प्रोसेसेस विच एज पर एक्सपोर्ट्स। जो इनएफिशिएंसी होती है ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके कारण हमको 4 से 5% GDP का लॉस्ट होता है, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमी के अंदर ठीक कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, देखो वेल डेवलप्ड इंफ्रा होगा तो जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो इम्प्रूव होगा, फिजिकल स्पेस मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू बेस्ड जो होता है गवर्नमेंट का वो इम्प्रूव होगा, एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, प्रोडक्टिव एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आएगा हमारा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो बिगेस्ट क्वालिटी होती है इंफ्रा की वो ये होती है कि भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने में और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको स्पेस भी चाहिए होता है ना। अभी लोगों को जॉब दे दोगे लेकिन उनके बैठने के लिए ऑफिस ही नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ? तो जितना ज़्यादा इंफ्रा होता है तो लोगों के पास काम अपने आप बन के आ जाता है। तो इसी कारण इवन आपको इंफ्रा बनाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है, इंफ्रा में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई कैपेसिटी में डेवलप कर सकते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की अगर बात करते हैं तो इंडिया की जो इंफ्रा क्वालिटी है वो 70 आउट ऑफ 140 इसकी रैंकिंग है। ठीक है, और ये जो रैंक है ये फॉल करती है अबव 100 के ऊपर एरियाज़ में, यानी कि अगर हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इंफ्रा की बात करते हैं तो 100 के भी ऊपर जाती है रैंक। ठीक है, तो हम लोग ग्लोबली विश्व के अंदर जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है स्पेशली हमारा, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बोलते हैं, इसके अंदर हम अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं इसके कारण ही। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, हाँ भैया जो इन्वेस्ट करना आएगा उसको दिखाई देगा कि अच्छा खासा है भाई, बहुत बेटर प्रिपरेशन है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है। ठीक है, लोग जो हैं वो सफ़र कम करेंगे, प्लस में मूवमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगी, फैसिलिटेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उनके लिए लेबोरेटरीज़, उनके लिए स्टोरेज वगैरह लोकेशंस, उनके ऑफिस बहुत अच्छे से हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। इम्प्रूव ईज़ ऑफ लिविंग, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं? 17 हैं। टारगेट क्या है? 2015 से 2030 तक का। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए पीछे। ठीक है, जो लोग वीडियो अभी बीच में देख रहे हो उन लोगों को बताता हूँ, पिछले टॉपिक के अंदर कई टॉपिक में मैं 2 टॉपिक में शायद डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया को ज़रूरत है डेवलप करने की रिलायबल, सस्टेनेबल और बहुत ही रेजिलियंट इंफ्रा, दोनों जगह पर, रीजनल सेंटर पे भी और ट्रांस बॉर्डर एरियाज़ पे, यानी कि पहाड़ी इलाके जो भी बॉर्डर एरिया है, जो ये डेजर्ट का एरिया है, कोस्टल एरिया है, हर जगह के ऊपर हम लोगों को रिलायबल और सस्टेनेबल इंफ्रा को डेवलप करने की ज़रूरत है। जो हमारी ग्रोइंग अर्बन इकॉनमी है ना उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि इट इज़ रिक्वायर्ड सच एरियाज रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम नेबरहुड्स, अर्बन रोड, वाटर सप्लाई कवरेज, क्वालिटी
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, अर्बन मोबिलिटी थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। किसी ज़माने में बना दिए थे, अब समय के हिसाब से उसको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। मेजर कंस्टेंट्स क्या आएंगे, रुकावटें क्या आएंगी? पहली बात तो सबसे बड़ी रुकावट आती है फंड, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस कैसे किया जाएगा। जो लिमिटेड फाइनेंस फिस्कल स्केप है ना पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, किस तरीके से कंपनीज जो होती हैं वो बैंक्स के लिए बहुत ही बैड एसेट बन जाती हैं, लोन्स वगैरह के लिए वो फिर कंपनीज होती हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती हैं। तो पैसा इतना कहाँ से लाया जाएगा? गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को सेस और ऐड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह जो होगा और ऐड होगा, कहीं ना कहीं आपका अल्कोहल के ऊपर और ये फ्यूल के ऊपर टैक्स होगा, वो इंक्रीज़ करेगी गवर्नमेंट। प्लस में भी कोविड-19 और बीच में आ गया है, प्रॉब्लम हो गई है। क्रेडिट लेने की दिक्कत होती है, बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्टार्टअप के लेवल पे होती है, उनकी कुछ सिक्योरिटी और कोलेटरल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, बहुत सारे रिस्क होते हैं, स्पेशली प्रोसीजर में डिले हो जाना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है लेकिन अगर फंडिंग ना हो, रेगुलेशन अच्छा ना हो तो डिले हो जाता है। हालांकि ऊपर इन्होंने बोल दिया कि इसका पीरियडिकल रिव्यू होगा, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस होता है ना, कंपनसेशन की पेमेंट करना, एनवायरनमेंट के कंसर्न, इतने सारे एनजीटी बार बार टांग अड़ाएगा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड बार बार टांग अड़ाएगा। ठीक है, लेसर ट्रैफिक ग्रोथ देन एक्सपेक्टेड, बहुत सारे पंगे बीच में आते थे। ये सारे के सारे मेजर कंस्ट्रेंट चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर। इतने बड़े बड़े सेंटेंस आंसर मत लिखना भैया, तो समझाने के लिए। वीक एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क, इंडिया की जो करंटली रैंकिंग है 163 है आउट ऑफ 119 कंपनीज में। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि कोई जब ठेका लिया जाता है उसको लागू करने के लिए इंडिया की रैंकिंग बहुत बुरी है। हम एनफोर्स करने में, लागू करने के मामले में लोग बहुत 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 पीछे हैं। There are cases when a developer enters into agreements without any intention to honor as they do not fear the enforcement of contract. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो उनको कोई परवाह नहीं होती कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी की है और देश के ऊपर है, और वो बहुत ही हल्के में लेके इनका कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं यूँ ही कर देते हैं। अच्छा, एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, आई थिंक कहाँ की, उड़ीसा की थी शायद, झारखंड की थी। वहाँ पर एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटी सी नहर, कैनाल के ऊपर एक छोटा सा डैम बनाना था वाटर को और मोल्ड करने के लिए। 25 साल में जाके बना है वो, छोटा सा था बस। ठीक है, और बनने के 3 दिन बाद टूट गया। बताओ कितना बड़ा नुकसान, हज़ारों लाखों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लग गए थे शायद मेरे हिसाब से। 25 साल लगी, कितनी सरकार आई गई, बनाया और 3 दिन में टूट गया। इंडिया के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें डिले बहुत होता है। ठीक है, एक तो बहुत तरह को टाइम कंज्यूमिंग चीज़ तो होती है, फिर कॉस्ट भी और रन करती है, पैसा भी खत्म हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के दौरान। ठीक है, फिर सरकार बदल जाती है तो दिक्कत आ जाएगी। कंपेयर करें अगर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो BBB मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया है कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम लगता है अपने इस प्रोसेस की बिडिंग के लिए 15 से 18 मंथ, इंडिया को वहीं पर लगता है 30 महीने का टाइम लगता है। कितना ज़्यादा टाइम होता है। इंडिया का एक स्विस चैलेंज था मॉडल, जिसमें रीडेवलप करने थे 23 रेलवे स्टेशन, उसका टाइम फ्रेम था 30 महीने का गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट सरकार को वेट करना पड़ता 18 महीने इसको बिडिंग को अवार्ड करने के लिए और 12 महीने उसकी फाइनेंशियल क्लोजर के लिए। तो टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। अच्छा, इस रिकमेंडेशंस जो टास्क फोर्स बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आई है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग तो यहीं से की थी कि भाई एक टास्क फोर्स बनाई है हम लोगों ने, तो उसकी टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस क्या क्या है। अच्छा, ये सारे डायग्राम मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, वापस आएंगे ऊपर, जनरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करोगे ना, इस प्रोसेस को पहले इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होगा, यानी कि कानून बनाने की जो व्यवस्था होगी ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होनी चाहिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन को हम लोग सशक्त करेंगे, जो स्पेशली इस इंफ्रा की प्लानिंग करेगा। ठीक है, मॉडल गाइडलाइंस होगी हमारी, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। वर्क फ्लो पूरा का पूरा हम लोग वेल डिफाइंड रखेंगे, और जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होगा उसको भी इनेबल करेंगे हम लोग। एनहेंसिंग एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स, यार ये पॉइंट्स इतने सारे हैं ना, एक्चुअल में कुछ नहीं है इसमें समझाने का, सच्ची बात आ रहा हूँ, सब नोट डाउन करने का बचा हुआ है। मतलब राइट प्रैक्टिस करो इसको, मतलब कि जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख लो जनरल रिफॉर्म। इतने सारे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको सच में, 1 2 3 उसके लिखे, 3 इसके लिखे, 3 इसके लिखे, और इसके 2, या फिर 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था आप समझ गए हो ना, कंट्री जो है वो इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से ना, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात कर रही है।
ठीक है, उसके रिगार्डिंग इस एक टास्क फोर्स ने कुछ अपडेट बताए थे। हमारे लिए मनी वाला मैटर बहुत करता है, ठीक है। प्लस में कॉन्स्टिट्यूंट्स के क्या है, 4 कॉन्स्टिट्यूंट्स होंगे, इसके प्रोजेक्ट होंगे 100 करोड़ से जो ऊपर वाले होंगे उनको ग्रीन फील्ड कैटेगरी में रखेंगे, और ब्राउन फील्ड वो होंगे जो डेवलपमेंट हो, जिनकी डेवलपमेंट होगी कंप्लीट प्रोजेक्ट की, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कंसेप्टुलाइजेशन वाले होंगे। तो तब जाके NIP हमारा बनता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का हम लोग देख सकते हैं 2013 से लेकर और 2019 तक जो था वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है। ये हम लोग की क्राइस का डेटा है, CRIS का, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको 2013 का और 2019 का आपको याद करने की ज़रूरत है, और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, मैं भी थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहा हूँ, पर इसमें मुझे ये वाले पॉइंट में देखो, फिर मैंने पढ़ने लगा तो देखा कि इतना इन पॉइंट को पढ़ के क्या फ़ायदा है। सब कुछ वही है जो आपको लिखना होगा एग्जैक्टली बस। और हेडलाइन लिख दोगे ना चार सारी की सारी, तो भी बहुत रहेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। टाइम के हिसाब से देखो, इतना सब कुछ आप लिख नहीं पाओगे एक आंसर में सारे के सारे पॉइंट ही। टाइम के हिसाब को सिर्फ जो बोल्ड में लिखा हुआ है इतना इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है। डिज़ास्टर रेजिलिएंट हमारा इंफ्रा बनेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव करेंगे, कंपटीशन इंप्रूव करेंगे, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। एसेट मोनेटाइजेशन होगा, कैपिटल मार्केट ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे हम लोग, एक्सटर्नल एड लेंगे, बाकी कंट्रीज से भी हेल्प लेंगे। तो ये सब मैं एक्सप्लेन में क्या करूँगा, ये लिखने का है पूरा का पूरा मेजर रिकमेंडेशन। पर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, पता है मेजर रिकमेंडेशन क्या था टास्क फोर्स के, ये बन के आ सकता है। ये चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखो हमारा जो सबसे मेजर जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ना, जो वो सबसे ज़्यादा हम लोग किस में करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग पावर में करने वाले हैं, ठीक है। 31% के आसपास हम लोग पावर सेक्टर में, जैसे कि एनर्जी हो गया, फ्यूल हो गया, उसके बाद रोड्स एंड ब्रिजेस में, फिर हम लोग रेलवेज़ में करेंगे, अर्बन एरियाज़ का ज़्यादा करेंगे, टेली कम्युनिकेशन। फिर जो हमारा ये मेजर थे, ठीक है, पावर वाला मेजर हो गया, रोड एंड ब्रिजेस मेजर हो गया, अर्बन मेजर हो गया, रेलवेज़ हो गया, टेली कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा बच गया एयरपोर्ट, इरीगेशन, अदर्स। देखो एयरपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, एनीवे बहुत एडवांस चलते हैं हमारे, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है पावर वाले के अंदर, वहाँ हम लोग करते हैं। इनकी एनर्जी डिमांड जो है ना, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमको। मुझे लगता है कि लास्ट टॉपिक है, ख़त्म ही करते हैं इसको। पूरी की पूरी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी है ये सीरीज़। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट न्यूज़ वाले जो है ना, इनके तो 2-3 महीनों की मिला के बना दूंगा सबके लिए। जो लोग इस बार भी प्रिपेयर कर रहे हैं 2020 के लिए भी, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे कर दूंगा, जनवरी फरवरी मार्च की एक वीडियो, फिर अप्रैल मई जून की एक वीडियो, 2 वीडियो में ख़त्म सारे के सारे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के इसको, पूरा एक सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इनसाइट वाली भी चल रही है, जो लोग फिलहाल यहाँ तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, इनसाइट वाले को भी देख लेना। उसमें भी टॉपिक्स नए नए, अभी 16 को इनकी नई आती है, तब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर, नई वाली जो आएगी मई वाली, उसको स्टार्ट कर देंगे।